स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के यूट्यूब चैनल पर। तो अपने जो ईओआरओ पार्ट बी जिसके तहत अपने राजस्थान नगर पालिका एक्ट को पढ़ रहे थे, उसके अंदर अपने उसका चैप्टर 2 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद में उसका रिवीजन और एमसीक्यू जो है वो पेंडिंग है। ठीक है, वो मैं समय मिलते ही आपको करवा दूंगा। पहले लाइव का प्लान था, बट लाइव में क्या होता है, क्लास की लेंथ आप मान के चलो कि अगर क्लास की लेंथ मैं रिकॉर्डेड में डालूंगा तो 1.5 घंटे ही होगी, तो वो लाइव के अंदर वो 2.5 घंटे हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए मुझे वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट के लिए वो बर्डन नहीं चाहिए, इसलिए मैं उसको रिकॉर्डेड मोड में ही रखूंगा। आप आराम से साथ साथ खुद अटेम्प्ट कर लेना उसको पॉज करके। ठीक है, वो जल्दी ही आ जाएगी, लेकिन उससे पहले अपने चैप्टर 3 जो है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अब ऐसा ही होगा कि एक वीडियो के थ्रू पूरा चैप्टर ही आपका कवर कर दिया जाए। चलो, तो आज अपने चैप्टर 3 को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इससे पहले अपने जो चैप्टर 2 है वो कंप्लीट किया था। ठीक है, चैप्टर 2 जो था उसको अपने कंप्लीट किया था, नगर पालिकाओं के गठन से रिलेटेड वो पूरा का पूरा चैप्टर था, जिसके अंदर अपने जो धारा 3 है वहां से लेकर धारा 50 तक सारी धाराएं अपने एक एक करके पढ़ी थी। धारा 3 से लेकर धारा 50 तक अपने चैप्टर 2 को पढ़ा था। इसके बाद में चैप्टर 3 आएगा, और चैप्टर 3 जो है वो आपका पहली बात तो किससे रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड है आपके कार्य संचालन से, कोड ऑफ बिजनेस कंडक्ट से रिलेटेड है। कार्य संचालन कैसे होगा नगर पालिकाओं के अंदर, मैं आपको इसकी समरी देता हूं पहले तो चैप्टर की। ठीक है, कार्य संचालन और ये वार्ड समिति, इन दो पर ये पूरा का पूरा चैप्टर है। ठीक है, कार्य संचालन और वार्ड समिति छोटा चैप्टर है। ठीक है ना। अब क्या होता है कि जैसे आपने संविधान सभा इंडियन पॉलिटी में पढ़ी है, तो आपने देखा होगा कि संविधान सभा जो है उसकी कार्य प्रणाली का संचालन कैसे होता था। तो उसकी कार्य प्रणाली का जो संचालन होता था वो विभिन्न समितियों के माध्यम से होता है। ठीक है, इसी प्रकार से विधानसभा की भी कार्य प्रणाली, लोकसभा की भी कार्य प्रणाली, इन सब का संचालन समितियों के माध्यम से होता है। तो नगर पालिका का जो कार्य संचालन है वो भी समितियों के माध्यम से ही होता है। उसके अंदर एक तो आपकी आती है वार्ड समिति और एक आपकी आती है अन्य समितियां। ठीक है, वो अपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, और बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। आपको अच्छे क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे। कहां से लेकर कहां तक सेक्शंस हैं, तो सेक्शन 51 से ये चैप्टर स्टार्ट होता है और सेक्शन 66 तक चलता है। 51 से लेकर धारा 66 तक ये पूरा का पूरा चैप्टर है, जिसमें नगर पालिकाएं काम कैसे करती है और कौन कौन सी कमेटीज उसके अंदर गठित होती है। ठीक है, उनसे रिलेटेड प्रोविजन इस पूरे चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपने अब स्टार्ट करते हैं धारा 51 से। ठीक है, धारा 51 से 51, सेक्शन 51। अब सेक्शन जो 51 है पहले तो देख लेते हैं, वॉइस वगैरह सही आ रही है यार, बहुत बड़ी समस्या हो रही है माइक के साथ। हाँ, सही आ रही है। ठीक है, तो अपने ये चैप्टर 3 है। धारा 51 जिसका की टाइटल है नगर पालिका की बैठकों के बारे में उपपद। बेसिकली जो धारा आपके 51 है इसमें नगर पालिका की बैठक से रिलेटेड प्रोविजन आपको देखने को मिलेंगे। नगर पालिका की बैठकें, नगर पालिका की मीटिंग्स। ठीक है ना, नगर पालिका की जो मीटिंग्स है उनको लेकर क्या क्या प्रोविजन है वो आपको धारा 51 में देखने को मिलेंगे। मीटिंग्स जो है वो धारा 51 के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है। नगर पालिका की जो बैठक होती है वो दो टाइप की होती है, एक तो होती है साधारण बैठक और एक उसकी होती है विशेष बैठक। ठीक है, तो इसमें जो साधारण बैठक होती है नगर पालिका की, जो ऑर्डिनरी मीटिंग है, वो उसका रूल ये है कि प्रत्येक 60 दिनों के अंदर न्यूनतम एक बार जो है वो साधारण बैठक होगी। तो अगर आप एक साल के अंदर बात करोगे तो एक साल में न्यूनतम कितनी 6 बैठकें होनी अनिवार्य है।
ठीक है, तो सबसे पहला इसमें आपके आता है साधारण बैठक को लेकर। साधारण बैठक, तो साधारण बैठक का सिंपल सा रूल है कि 2 महीने के अंदर, 2 महीने कह लो या 60 दिन कह लो, है ना, 60 दिन ज्यादा सही शब्दावली है इसमें, ठीक है ना, जो एक्ट में लिखी हुई है कि 60 दिन के भीतर न्यूनतम एक मीटिंग तो होगी ही होगी, मिनिमम एक जो बैठक है वो तो होगी। ये आप साथ साथ लिखते चलो, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, कि 60 दिनों के अंदर न्यूनतम जो है वो एक बैठक तो होगी ही होगी। और अगर अपने पूरे साल के अंदर बात करें कि एक वर्ष के अंदर फिर कितनी होगी, तो एक वर्ष के अंदर आप जानते ही हो 12 माह होते हैं, तो आधा कर दो इसका, ठीक है, हर 2 महीने में एक हो रही है, तो साल के अंदर न्यूनतम 6 बैठक होगी, मिनिमम 6 बैठक। तो ये तो बात हुई साधारण बैठक से रिलेटेड, ठीक है, कि कोई भी नगर पालिका है तो उसकी जो साधारण बैठक होगी, जो ऑर्डिनरी मीटिंग या जनरल मीटिंग जिसको अपने बोलते हैं, वो 2 महीने के अंदर न्यूनतम एक बार तो होगी ही होगी, और साल के अंदर न्यूनतम 6 बार होगी, ठीक है। तो ये पहला प्रोविजन है। अब दूसरा इसके अंदर आता है कि विशेष बैठक कब, स्पेशल मीटिंग, किसी विशेष प्रयोजन के लिए जो मीटिंग होती है उसको अपने बोलते हैं विशेष बैठक, स्पेशल मीटिंग्स। तो स्पेशल मीटिंग्स को लेकर 2 प्रोविजन है। पहले तो सबसे पहला प्रोविजन तो ये है कि यदि नगर पालिका के न्यूनतम 1/3 सदस्य हस्ताक्षर करके ऐसा संकल्प का अनुरोध करते हैं तभी विशेष बैठक होगी। तो विशेष बैठक के अंदर पहला तो रूल ये आता है कि न्यूनतम जो है 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, 1/3 सदस्यों के क्या होने चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए, तभी ये स्पेशल मीटिंग जो है वो बुलाई जा सकेगी। 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर से संकल्प जो है वो पेश किया जाएगा, उसके बाद ही स्पेशल मीटिंग बुलाई जाएगी। अगर 1/3 सदस्य उस पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो विशेष बैठक नहीं बुलाई जा सकती। फिर इसके अंदर दूसरा ये है कि अध्यक्ष जो है वो विशेष बैठक को बुलाएगा, कितने दिनों के अंदर अंदर, 7 दिनों के अंदर अंदर इस संकल्प से, ठीक है। तो दूसरी चीज ये आती है कि विशेष बैठक बुलाएगा कौन, ये बुलाएगा अध्यक्ष। कितने दिनों के अंदर अंदर, 7 दिनों के अंदर अंदर, कितने दिनों के अंदर अंदर, 7 दिनों के भीतर। तो विशेष बैठक जो है वो अध्यक्ष के द्वारा बुलाई जाएगी 7 दिनों के भीतर। अब इसमें एक प्रोविजन ये आता है कि यदि अध्यक्ष बैठक बुलाने में विफल रहता है तो ऐसी स्थिति में फिर जो सीएमओ है, जो मैंने आपको बताया था मुख्य नगरपालिका अधिकारी, जो आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था, तो जो सीएमओ है चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, वो अगले 10 दिनों के भीतर फिर बैठक बुलाएगा। अगर वो इन 7 दिनों में बैठक नहीं बुला पाता है, विफल हो जाता है अध्यक्ष, तो सीएमओ जो है वो अगले 10 दिन के भीतर बैठक बुलाएगा। तो ये भी एक प्रोविजन इसमें किया गया है कि अगर जो अध्यक्ष है वो मीटिंग बुलाने में विफल हो जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर अध्यक्ष जो है वो मान लो फेल हो गया मीटिंग बुलाने के अंदर, ठीक है, 7 दिन के अंदर, तो ऐसी स्थिति में सीएमओ जो है वो अगले 10 दिनों के अंदर क्या करेगा, ये मीटिंग बुलाएगा। सबसे पहली कसौटी तो यही है विशेष बैठक बुलाने की कि न्यूनतम 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, ठीक है। अगर 1/3 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं किसी विशेष बैठक को बुलाने के लिए, तो फिर जो नगरपालिका का अध्यक्ष है वो विशेष बैठक जो है वो बुलाएगा, और कितने दिनों के अंदर बुलाएगा, 7 दिनों के अंदर अंदर। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है, फेल हो जाता है इसमें, तो जो चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर होता है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी होता है, वो 10 दिनों के अंदर ऐसी विशेष बैठक बुलाएगा, ठीक है। तो ये आपकी धारा 51 है। अब मैं आपको ओरिजिनल एक्ट भी इसका दिखा देता हूं जिसमें नगरपालिका की बैठकों के बारे में उपबंध दिया हुआ है, ठीक है। पहला जो इसकी उपधारा 1 है उसमें कहा गया है कि जो साधारण बैठक है उससे रिलेटेड प्रोविजन इसमें किया गया है, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर इसके बाद में दूसरा इसमें कहा गया है कि विशेष बैठक, उपधारा 2 में विशेष बैठक का प्रावधान है। फिर इसकी जो उपधारा 3 है उसमें यह बताया गया है कि अगर वो जो अध्यक्ष है
वो मीटिंग बुलाने में विफल हो जाता है तो जो सीएमओ है वो उसको बुला सकता है। तो अगर अपने इसको ऐसे समझे, अब मैं आपको धारा 51 को पूरा ही रिवाइज करवा देता हूं। तो धारा 51 जो एक है, 51(1) यानी इसकी जो उपधारा 1 है, उसके अंदर जो प्रोविजन है वो आपके है साधारण बैठक का, नगर पालिका की साधारण बैठक। क्या प्रोविजन है साधारण बैठक को लेकर कि 2 महीने के अंदर या फिर 60 दिनों के अंदर मिनिमम 1 बैठक तो अनिवार्य है, और पूरे साल के अंदर फिर कितनी होगी, मिनिमम 6 बैठक अनिवार्य है। ठीक है। 51(2), धारा 51(2) के अंदर क्या प्रोविजन है, धारा 51(2) के अंदर है विशेष बैठक का प्रोविजन। विशेष बैठक को लेकर क्या प्रोविजन है कि न्यूनतम 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर से अगर संकल्प पेश किया जाता है तो उस संकल्प से 7 दिन की अवधि के भीतर जो नगर पालिका का अध्यक्ष है वो इस विशेष बैठक को बुलाएगा। फिर 51(3) में ये लिखा हुआ है कि अगर नगर पालिका का जो अध्यक्ष है वो ये विशेष बैठक बुलाने में विफल हो जाता है, ठीक है, वो अगर इस विशेष बैठक को बुलाने में विफल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो सीएमओ होता है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, वो 10 दिनों के भीतर जो है इस विशेष बैठक को बुलाएगा। 10 दिनों के भीतर इस विशेष बैठक को क्या करेगा, बुलाएगा। ये पूरी की पूरी आपकी है धारा 51(51). ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं आगे, अगली जो धारा है वो है धारा 52। धारा 52 सेक्शन 52। ठीक है, तो सेक्शन जो 52 है उसके अंदर राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स दिए हुए हैं। जैसे कि जो आपके लोकसभा के सदस्य होते हैं, विधानसभा के सदस्य होते हैं, उनके कुछ विशेष अधिकार होते हैं, है ना, उनके प्रिविलेजेस होते हैं, उनके कुछ अधिकार भी होते हैं, उनके राइट्स भी होते हैं। ठीक है, वैसे ही नगर पालिका के जो सदस्य हैं उनके भी क्या है, विशेषाधिकार है, अधिकार है। ठीक है, वो कहां पर मेंशन है, वो धारा 52 के अंदर मेंशन है। कहां पर मेंशन है, धारा 52 के अंदर मेंशन है। तो धारा जो 52 है उसमें आपके जो नगर पालिका सदस्य हैं उनके विशेषाधिकार और अधिकारों का जिक्र है। तो सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार, ठीक है, सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकारों का जिक्र है धारा 52 के अंदर। क्या क्या उनके पास में अधिकार हैं, क्या क्या उनके पास में विशेषाधिकार है, तो 1 बाई 1 अपने देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम तो अगर उनके पास में कोई विशेषाधिकार है तो क्या क्या विशेषाधिकार है। सबसे पहला है समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना। पहला काम उनका है समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित करना। पहला उनका विशेषाधिकार क्या है, समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग बहुत सिंपल है कि प्रत्येक सदस्य किसी भी, मान लो नगर पालिका कार्य में अगर कोई उपेक्षा हो जाती है, किसी भी नगर पालिका कार्य को अगर नेग्लेक्ट कर दिया जाता है तो ये भी एक समस्या है। ठीक है, इसकी तरफ एक ध्यान जो है वो आकर्षित कर सकते हैं सदस्य। दूसरा है, मान लो नगर पालिका की जो संपत्ति है उसकी क्या कर दी जाती है, बर्बादी कर दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी वो समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। या फिर मान लेते हैं कि नगर जो नागरिक हैं उनकी कोई समस्या है, सैनिटेशन से रिलेटेड है, चाहे बिजली से रिलेटेड है, सड़कों से रिलेटेड है, तो जो नागरिक समस्याएं हैं उनकी ओर जो प्राधिकारी है उसका ध्यान ये खींच सकता है। ठीक है, ये जो नगर पालिका सदस्य है इनके पास में एक विशेष अधिकार है कि अगर किसी नगर पालिका कार्य के अंदर उपेक्षा होती है, कोई नेग्लेक्ट किया जाता है किसी नगर पालिका कार्य को, या फिर संपत्ति की कहीं बर्बादी हो रही है, या फिर जो नागरिकों की समस्याएं हैं इनको लेकर नगर पालिका का जो सदस्य है
वो प्राधिकारी का ध्यान इनकी तरफ खींच सकता है और उसको सुधार के सुझाव भी दे सकता है। तो ये पहला इसका विशेष अधिकार है कि वो समस्याओं की ओर जो भी प्राधिकारी है उसका ध्यान आकर्षित करेगा, ठीक है, और आवश्यक सुझाव भी देगा। दूसरा इसमें आता है प्रश्न पूछने का अधिकार। दूसरा उसके पास में है प्रश्न पूछने का अधिकार। दूसरा है प्रश्न पूछने का अधिकार। प्रश्न पूछने का अधिकार। अब पहला सवाल तो ये आता है कि जो सदस्य हैं वो प्रश्न पूछेंगे किनसे? तो सिंपल सी बात है, सदस्य प्रश्न अध्यक्ष से ही तो पूछेगा। तो प्रश्न किससे पूछेंगे? ये अध्यक्ष से। तो सिंपल सा प्रोविजन है कि नियमों के तहत जो सदस्य हैं उनको अध्यक्ष से प्रश्न पूछने और प्रशासन से संबंधित जो भी संकल्प है उसको प्रस्तावित करने का अधिकार है, ठीक है ना। तो एक तो उनके पास में किसी अध्यक्ष से वो कोई भी प्रकार का प्रश्न जो है वो पूछ सकते हैं और प्रशासन से संबंधित जो संकल्प है उसको प्रस्तावित कर सकते हैं। प्रशासन संबंधी अगर संकल्प है उनके पास में कोई, उसको वो प्रस्तावित कर सकते हैं। एक तो अध्यक्ष से प्रश्न पूछ सकते हैं, दूसरा प्रशासन संबंधी कोई भी जो संकल्प है उसको वो प्रस्तावित कर सकते हैं। फिर उनके पास तीसरा विशेषाधिकार है इंस्पेक्शन का, निरीक्षण का अधिकार, ठीक है ना, राइट टू इंस्पेक्ट। इसके तहत कोई भी सदस्य जो है वो सीएमओ को उचित नोटिस देकर बिना किसी फीस के नगर पालिका के जो रिकॉर्ड्स और अभिलेख है उनका निरीक्षण कर सकता है। अब आप एक चीज बताओ, इसमें तीसरा इसमें आता है निरीक्षण का अधिकार। तीसरा उनका अधिकार है निरीक्षण का। निरीक्षण किनका करेगा? अभिलेखों का। किसका करेगा? अभिलेखों का। अब आपने जब सीएमओ के कृत्य पढ़े थे, सीएमओ के कार्य पढ़े थे, तो वहां पर आपने ये पढ़ा था कि सीएमओ का पहला काम तो क्या है? नगर पालिका के जो रिकॉर्ड्स है, जो अभिलेख है, उनकी रक्षा करना, उनको सुरक्षित रखना सीएमओ का कार्य है, ठीक है। और उनका निरीक्षण कौन कर सकता है कि सीएमओ उस काम को अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो ये नगर पालिका के सदस्य कर सकते हैं। इनके पास में एक विशेषाधिकार है नगर पालिका एक्ट 2009 की धारा 52 के तहत, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना, जो सदस्य हैं वो सीएमओ को उचित नोटिस देंगे। इसके लिए सबसे पहला तो ये है कि सीएमओ के द्वारा जो भी पब्लिक रिकॉर्ड्स की सुरक्षा की जा रही है, तो पहले तो वो सदस्य सीएमओ को नोटिस देंगे कि हम इंस्पेक्ट करेंगे इसको, ठीक है, ताकि वो संभल जाए। फिर बिना किसी फीस के जो है, इसमें कोई फीस जो है वो नहीं लगेगी उनकी, बिना फीस के इंस्पेक्शन होगा, बिना फीस के इंस्पेक्शन होगा, ठीक है। सीएमओ को नोटिस देकर बिना फीस के ये इंस्पेक्शन होगा कि वो अभिलेखों की सुरक्षा सही से कर रहे हैं या नहीं। तो ये आपके हैं धारा 52, धारा 52। ओरिजिनल एक्ट भी दिखा देता हूं मैं आपको। धारा 52 में लिखा हुआ है व्यष्टि सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार। इसके अंदर सबसे पहला आपके दिया हुआ है नागरिकों की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना, ठीक है। आप देख सकते हो ओरिजिनल एक्ट में किसी भी प्रकार की कोई हेडिंग नहीं बनी हुई जिससे आप इसको याद कर पाओ, इसलिए सिंप्लीफाइड नोट्स का मीनिंग यही है कि ओरिजिनल एक्ट में जितनी भी चीज लिखी है वो तो सारी कवर कर ही ले, उसको याद कराने के लिए उसकी हेडिंग्स जनरेट करें ताकि आपको इजीली दिमाग में वो बैठ जाए। फिर इसकी जो उपधारा 2 है उसमें प्रश्न पूछने से रिलेटेड प्रोविजन है, और जो उपधारा 3 है उसके अंदर आपके निरीक्षण का अधिकार दिया हुआ है। तो ये आपकी धारा 52 है, जिसको मैं आपको पूरे अच्छे से रिकॉल करवा देता हूं, ठीक है। धारा जो 52 है इसकी जो उपधारा 1 है, पहली बात तो धारा 52 में है क्या? तो धारा 52 के अंदर जो भी सदस्य हैं उनके विशेषाधिकार और अधिकार बताए गए हैं, जिसके तहत धारा 52(1) के तहत उनके पास में समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करने का विशेषाधिकार है। समस्याओं की ओर
ध्यान आकर्षित करने का विशेषाधिकार, समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना, ठीक है, ये उनके पास में विशेषाधिकार है। फिर जो 52 है, अब इसमें कौन कौन सी समस्याएं आती है? कोई भी नागरिक समस्या हो सकती है, या फिर कोई संपत्ति की बर्बादी हो सकती है। इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उनकी तरफ ये जो भी प्राधिकारी होगा उसके लिए उसका ध्यान आकर्षित करेंगे और आवश्यक सुझाव भी देंगे। फिर धारा 52(2) के तहत इनके पास में है प्रश्न पूछने का अधिकार, प्रश्न पूछने का अधिकार, ठीक है। अब ये जो प्रश्न है ये किससे पूछ सकते हैं? तो ये प्रश्न पूछ सकते हैं आपके जो अध्यक्ष नगर पालिका का उससे, ठीक है, और प्रशासन संबंधी कोई भी जो संकल्प है उसको भी ये प्रस्तावित कर सकते हैं। फिर जो धारा 52 की उपधारा 3 है उसमें उनका विशेषाधिकार दिया गया है निरीक्षण का, इंस्पेक्शन का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो सीएमओ होता है उसका काम होता है जो नगर पालिका के जो अभिलेख होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, उनकी रक्षा करना, ठीक है। तो वो इस काम को अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका निरीक्षण कौन कर सकते हैं? नगर पालिका के सदस्य सीएमओ को एक नोटिस देकर बिना किसी फीस के, ठीक है। ये आपकी पूरी की पूरी धारा 52 है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगली जो धारा है वो धारा 53 है। अरे समझ आ रहा है ना एक एक चीज? अगर एक एक चीज समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो ईओआरओ की तैयारी करने वालों तक, ठीक है। अब आते हैं धारा 53 के ऊपर। तो जो धारा 53 है इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है और इसमें से प्रश्न बनता ही बनता है। ना सिर्फ ईओआरओ के अंदर बनता है बल्कि और एग्जाम्स में जिनमें स्थानीय स्वशासन लिखा हुआ है उनमें भी इस धारा से बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है। और ये आपके है अविश्वास प्रस्ताव से रिलेटेड। किसके विरुद्ध? अध्यक्ष के विरुद्ध, ठीक है। अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। धारा जो 53 है इसमें अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का प्रोविजन है। अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव जो आपने विधानसभा में पढ़ा होगा, ठीक है, उसको पद से हटाने के लिए अध्यक्ष को उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है। तो धारा जो 53 है उसमें जो नगर पालिका का जो अध्यक्ष है उसको उसके पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया जा सकता है, ठीक है। अब इसके लिए क्या क्या प्रोविजंस है वो आपको समझने हैं अच्छे से। सबसे पहला इसमें प्रोविजन ये है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो है उसके विरुद्ध ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। हालांकि टाइटल अध्यक्ष के विरुद्ध है लेकिन इस अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी एक प्रकार का क्या है? अध्यक्ष ही है। तो पहला तो इसमें यही आता है कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव है ये किसके विरुद्ध लाया जा सकता है? तो ये या तो अध्यक्ष के विरुद्ध लाया जा सकता है या ये उपाध्यक्ष के विरुद्ध लाया जा सकता है। सदस्यों के विरुद्ध ये नहीं लाया जा सकता, उनको तो वो जो पद्धतियां दी हुई है उन्हीं से पद से हटाया जाएगा। ठीक है। तो ये पहली बात तो ये हुई कि जो धारा 53 के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है वो किन के विरुद्ध लाया जा सकता है? तो वो नगर पालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध लाया जा सकता है और एक उसके उपाध्यक्ष के विरुद्ध लाया जा सकता है। और क्या प्रोविजन है? प्रोविजन ये है कि जो उनका पद ग्रहण है, ठीक है, उस पद ग्रहण से 1 साल की अवधि के भीतर कोई भी ऐसा नोटिस नहीं दिया जाएगा। तो पहला प्रोविजन ध्यान रखना कि पद ग्रहण से 1 साल के भीतर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ठीक है, मान लेते हैं किसी अध्यक्ष ने अपना जो कार्यकाल है वो किसी भी पर्टिकुलर तिथि को स्टार्ट किया। मान लो उसने अपना पद ग्रहण जो है वो 21 जून को किया है, मान लो, ठीक है, 21 जून 2026 को उसने
नगर पालिका का पद ग्रहण किया है, ठीक है। तो 21 जून 2027 तक उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। यानी पद ग्रहण से 1 साल के भीतर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को अध्यक्ष चुन लिया गया है तो उसका कार्यकाल 1 साल तो होगा ही होगा, ठीक है। 1 साल तक उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आप नहीं ला सकते। 1 साल के अंदर अंदर तो उस पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। पहला प्रोविजन तो यही है कि 1 साल के अंदर आप उस पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते उसके कार्यकाल में। अगला प्रोविजन क्या है? मान लेते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पेश कर दिया गया है, लेकिन अगर वो अविश्वास प्रस्ताव किसी बैठक में खारिज हो जाता है या फिर नहीं लाया जा पाता, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा? उस बैठक की जो तारीख है वहां से लेकर अगले 2 साल की समाप्ति तक दोबारा कोई भी नया नोटिस नहीं जारी होगा। इसका मतलब समझाता हूं आपको। इसका मतलब यह है कि मान लेते हैं कि कोई दिनांक थी 31 जुलाई मान लेते हैं, ठीक है, 31 जुलाई 2026, ठीक है। इस तिथि को एक बैठक हुई नगर पालिका की और उस बैठक के अंदर अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया जाना था। अविश्वास प्रस्ताव इस बैठक में लाया जाना था। 2 बातें हुई। एक बात यह हुई कि ये अविश्वास प्रस्ताव लाया ही नहीं गया, किसी कारणवश अविश्वास प्रस्ताव इस बैठक में लाया ही नहीं गया, ठीक है। दूसरा ये हुआ, पहले से ही नोटिस देना होगा, है ना, तो अविश्वास प्रस्ताव लाया ही नहीं गया। दूसरा ये हुआ कि इस बैठक में इस अविश्वास प्रस्ताव को क्या कर दिया गया? खारिज ही कर दिया गया। अगर ऐसा हो जाता है तो 31 जुलाई 2026 से लेकर 31 जुलाई 2028 तक, यानी कि 2 साल तक कोई भी और अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा। तो ये सिंपल है। आपने अगर चेस खेली है तो चेस के अंदर एक रूल होता है टच एंड गो का। चेस के अंदर एक रूल होता है टच एंड गो। उसमें क्या होता है कि जैसे ही आपने किसी पीस को अगर टच भी कर दिया ना तो वही पीस आपको चलाना पड़ेगा। तो वैसा सा ही ये प्रोविजन है कि अगर आपने एक बार अविश्वास प्रस्ताव किसी बैठक में पेश कर दिया और वो खारिज हो गया तो फिर आप समझ लेना कि 2 साल तक अब और अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। ऐसे थोड़ी है बार बार अविश्वास प्रस्ताव खेलते रहो, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो ये पूरा का पूरा अविश्वास प्रस्ताव से रिलेटेड प्रोविजन है। अब अपने ओरिजिनल एक्ट से देख लेते हैं। ये धारा 53 है जिसमें लिखा हुआ है अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव, जिसकी उपधारा 1 में लिखा हुआ है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध ये लाया जा सकता है। उपधारा 2 में ये लिखा हुआ है कि 1 साल के भीतर नहीं लाया जाएगा, और उपधारा 3 में ये लिखा हुआ है जो अभी अभी मैंने आपको बताया है कि कोई भी जो नोटिस है अगर वो लाया जाता है तो 2 साल की समाप्ति तक वो नहीं लाया जाएगा। सिंपल सा है, आपको रिकॉल करवा देता हूं धारा 53 को पूरा का पूरा। देखो धारा 53 जो है जिसमें कि अविश्वास प्रस्ताव से रिलेटेड प्रोविजन है, उसकी धारा 53 की उपधारा 1 में ये कहा गया है कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव है ये आपके अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष के विरुद्ध लाया जा सकता है, ठीक है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध लाया जा सकता है। फिर जो 53(2) है, उपधारा 2 है जो, उसमें यह कहा गया है कि जो पहला 1 वर्ष होगा पद ग्रहण से 1 वर्ष के भीतर जो है वो अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष के पद ग्रहण से 1 वर्ष के भीतर जो है अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। फिर आपके 53(3) में ये क्या लिखा हुआ है? 53(3) के अंदर सिंपल सी बात ये लिखी हुई है कि अगर मान लो किसी मीटिंग के अंदर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता है या फिर उसको किसी मीटिंग में खारिज कर दिया जाता है तो 2 साल तक के लिए, फिर 2 वर्षों तक के लिए फिर अविश्वास प्रस्ताव जो है वो नहीं लाया जाएगा, ठीक है। टच एंड गो का रूल है कि एक बार अगर किसी मीटिंग में उसको खारिज कर दिया तो फिर 2 साल तक के लिए छुट्टी है। ये पूरी की पूरी आपकी धारा 53 है जिसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन के रिगार्डिंग सारे प्रोविजन है, ठीक है। अब ये आवाज वाला तो अलग ही हो रखा है यार मेरे दिमाग में कि मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, आवाज आ तो रही है ना, माइक वाला इशू तो सॉल्व करना पड़ेगा।
तो यहां तक जो अब तक अपने 3 धाराएं पढ़ी है उसको अगर अपने रिकॉल करें तो धारा जो 51 है, जो पूरा का पूरा चैप्टर है, वो कार्य संचालन से ही रिलेटेड है कि किस प्रकार नगर पालिका का कार्य संचालन होगा। तो जो 51 है उसमें अपने इसकी मीटिंग्स के रिगार्डिंग बात की थी कि मीटिंग्स को लेकर क्या क्या प्रोविजन है नगर पालिका की। ठीक है, फिर जो धारा 52 थी उसमें अपने बात की थी कि इनके पास में क्या क्या विशेषाधिकार हैं, प्रिविलेजेस क्या क्या है। ठीक है, और क्या क्या इनके पास में अधिकार है सदस्यों के पास में। फिर जो धारा 53 है उसमें अपने बात की कि नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये अब तक बात कर चुके हैं। अब अपने आते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जो कि है समितियों से रिलेटेड। ठीक है, अगला जो सेगमेंट है वो समितियों से रिलेटेड है। तो अब अपने धारा जो 54 है, धारा 54 उसको करने वाले हैं। धारा जो 54 है उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं, तो यहां पर आपके जो धारा 54 है वो आपकी पूरी की पूरी वार्ड समिति से रिलेटेड है। वार्ड समिति का गठन किस प्रकार से होगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वार्ड कमेटी, इससे रिलेटेड है। तो धारा 54 जो है वो है वार्ड समिति का गठन। वार्ड समिति जो है उसका गठन कैसे होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वार्ड कमेटी, वार्ड समिति का गठन कैसे होगा, क्या उसकी संरचना वगैरह होगी, कितनी जनसंख्या पर होगा, ये सारे प्रोविजन आपको धारा 54 में देखने को मिलेंगे। तो धारा 54 जो है उसमें पूरा का पूरा वार्ड समिति से रिलेटेड प्रोविजंस दिए हुए हैं। सबसे पहला तो वार्ड समिति के अंदर आता है कि कितनी जनसंख्या पर एक वार्ड समिति का गठन होगा। तो ये होगा 3 लाख या अधिक की जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं के अंदर वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा। एक या अधिक वार्ड भी इसमें हो सकते हैं। सिंपल सा प्रोविजन ये है जो 54 है, धारा 54, उसमें वार्ड समिति के गठन से रिलेटेड प्रोविजन है। सबसे पहला आता है कि जो वार्ड समिति है उसका गठन किस आधार पर होगा, क्या एक वार्ड के अंदर केवल एक ही वार्ड समिति होगी, क्या एक वार्ड के अंदर केवल एक ही वार्ड समिति होगी, या मैं इसको उल्टा बोल दूं कि क्या एक वार्ड समिति में केवल एक ही वार्ड होगा, क्या एक वार्ड समिति में एक ही वार्ड होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। एक वार्ड समिति के अंदर एक या उससे अधिक वार्ड भी हो सकते हैं। तो पहला प्रोविजन तो यही है कि एक वार्ड समिति के अंदर एक या अधिक वार्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक वार्ड समिति है उसमें सिर्फ एक वार्ड ही होगा। वार्ड समिति जैसे आप पंचायत पढ़ते हो तो पंचायत के अंदर बहुत सारे गांव आते हैं, उसी प्रकार से ये जो वार्ड समिति है, जो एक वार्ड समिति है, उस एक वार्ड समिति के अंदर एक वार्ड भी हो सकता है, 2 वार्ड भी हो सकते हैं, 3 वार्ड भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, पहला प्रोविजन तो ये है। दूसरा प्रोविजन ये है कि फिर किस आधार पर ये वार्ड समिति का गठन होगा, तो इसका गठन होगा जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, इसका गठन किस आधार पर होगा, जनसंख्या के आधार पर। और जनसंख्या का प्रोविजन है कि 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या, 3 लाख या उससे अधिक की जनसंख्या पर एक वार्ड समिति का गठन होगा, एक वार्ड समिति। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि आपने चैप्टर 2 पढ़ा है, तो वहां पर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि एक वार्ड जो है वो कितनी जनसंख्या पर गठित होता था। ठीक है, फिर यहां पर जो वार्ड समिति का गठन होगा वो 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या पर एक वार्ड समिति का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो ये 2 प्रोविजन ध्यान रखना। एक तो एक वार्ड समिति के अंदर एक या उससे अधिक वार्ड भी हो सकते हैं। दूसरा, 3 लाख या अधिक की जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं के अंदर वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा। ऐसी नगर पालिकाएं जिनकी जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है, उन्हीं में वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, सबसे मेन होती है वार्ड समिति नगर पालिका के अंदर।
और उन्हीं नगर पालिकाओं में इसका गठन होगा जिनकी जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है। ठीक है, सिंपल। अब आते हैं इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर, इसकी संरचना क्या होगी। पहला प्रोविजन तो अपने देख लिया, सिंपल था। अब आते हैं कि जो वार्ड समिति है उसकी संरचना कैसी होगी। वार्ड समिति की संरचना, तो वार्ड समिति की अगर संरचना की अपने बात करें तो इसके अंदर कौन कौन सदस्य होंगे। सबसे पहले तो इसमें जो भी वार्ड है उस वार्ड समिति के अंदर एक वार्ड भी हो सकता है और कई वार्ड भी हो सकते हैं, तो उन वार्डों के जो भी सदस्य होंगे वो इस वार्ड समिति के सदस्य होंगे। ठीक है, उन वार्डों का प्रतिनिधित्व करने वाली जो भी नगर पालिका है उनके जो सदस्य हैं, सॉरी वार्डों के सदस्य नहीं, उन वार्डों का प्रतिनिधित्व करने वाली जो भी नगर पालिका है उसके सदस्य, यानी कि म्युनिसिपल मेंबर। तो पहला इसमें एक तो होंगे नगर पालिका सदस्य, एक तो नगर पालिका सदस्य। अब ये नगर पालिका सदस्य कौन होंगे, तो जो भी उस वार्ड समिति के अंदर आने वाले वार्ड हैं उन वार्ड की जो भी प्रतिनिधि नगर पालिका है उसके सदस्य होंगे वो। सिंपल सी बात है कि ठीक है, जिस नगर पालिका की वो वार्ड समिति है, ठीक है, उस नगर पालिका के सदस्य इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। दूसरा इसमें आता है कि इसमें क्या होंगे, अधिकतम 5 अन्य सदस्य भी होंगे, मैक्सिमम 5 अन्य सदस्य होंगे जो कि नगर पालिका के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। ठीक है, दूसरा इसमें होंगे नगर पालिका द्वारा नामित सदस्य, नगर पालिका द्वारा नामित सदस्य, नगर पालिका द्वारा नामित सदस्य। अब नगर पालिका द्वारा नामित सदस्य टोटल कितने होंगे, तो ये आपके मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम 5 सदस्य हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम 5 सदस्य होंगे। नगर पालिका जो है वो 5 मैक्सिमम मेंबर्स को क्या करेगी, नॉमिनेट करेगी वार्ड समिति के सदस्य बनने के लिए। पहले तो जो भी प्रतिनिधि नगर पालिका है उसके सदस्य होंगे इसमें। दूसरा, नगर पालिका 5 मैक्सिमम सदस्यों को क्या करेगी, नॉमिनेट करेगी इसमें। फिर इसमें एक प्रोविजन और है कि उनकी आयु जो होनी चाहिए वो न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए और उनको नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान होना चाहिए। इन जिन सदस्यों को नॉमिनेट किया गया है उनकी योग्यता से रिलेटेड प्रोविजन भी इसमें किए गए हैं। योग्यता से रिलेटेड पहला प्रोविजन ये किया गया है कि उनकी मिनिमम जो आयु है, मिनिमम जो एज है वो 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा ये है उनको नगर पालिका जो प्रशासन है उसका विशेष ज्ञान होना चाहिए, ऐसे अरे गहरे को नहीं किया जाएगा नॉमिनेट। ठीक है, तो नगर पालिका प्रशासन को नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान उनको होना चाहिए, उन्हीं सदस्यों को जो है वो नॉमिनेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी पूरी की पूरी वार्ड समिति की संरचना है जिसके अंदर एक तो जो भी प्रतिनिधि नगर पालिका है, ठीक है, जिसकी वार्ड समिति है वो, उसका जो नगर पालिका सदस्य है वो इसमें शामिल होगा। दूसरा, वो नगर पालिका 5 सदस्यों को, मैक्सिमम 5 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकेगी इसमें। ठीक है, मैक्सिमम 5 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकेगी जिनकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष और उनको नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान जो है वो होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक प्रोविजन और भी है कि यदि कोई व्यक्ति सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य होता है, डिस्क्वालिफाइड हो जाता है, तो वह नॉमिनेट भी नहीं हो सकता। अगर किसी व्यक्ति पर कोई निर्योग्यता आरोपित कर दी जाती है, जो कि अलग अलग धाराओं में दी हुई है इस नगर पालिका एक्ट में जो आपने अब तक पढ़ी है, कि अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, अगर कोई व्यक्ति सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य हो जाता है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो उसको नॉमिनेट भी आप नहीं कर सकते, नाम निर्दिष्ट भी उसको नहीं किया जा सकता। ठीक है, कि जो आपके तीसरी बात ये है, इसमें तीसरी बात नहीं, कि अगर कोई सदस्य मान लो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, अयोग्य है, अयोग्य व्यक्ति, तो उसको नॉमिनेट भी नहीं किया जा सकता, उसको नाम निर्दिष्ट भी नहीं किया जा सकता। जो अयोग्य है
डिस्क्वालिफाइड है उसको नॉमिनेट भी नहीं किया जाएगा। ठीक, इसके बाद बात करते हैं कि ये जो वार्ड समिति है इसका अध्यक्ष कौन होगा। ठीक है, अब तक तो अपने बात की कि संरचना कैसी होगी, अब बात करते हैं कि इसका अध्यक्ष कौन होगा। वार्ड समिति जो है इसका अध्यक्ष कौन होगा। अगर समिति के अंदर केवल एक ही वार्ड है, दो कंडीशन है भाई, वार्ड समिति है तो उसमें या तो हो सकता है कि एक ही वार्ड है या फिर हो सकता है कि दो या उससे अधिक वार्ड है। अगर एक ही वार्ड है समिति के अंदर तो उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला जो भी सदस्य होगा वही उसका क्या होगा, अध्यक्ष होगा। ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन है कि अगर एक वार्ड है तो ऐसी स्थिति में उस वार्ड का जो भी सदस्य होगा, वार्ड सदस्य, वही उसका क्या होगा, अध्यक्ष होगा, वही उस वार्ड समिति का क्या होगा, अध्यक्ष होगा। अगर एक वार्ड है तो उस वार्ड का जो भी सदस्य होगा वही उस वार्ड समिति का क्या होगा, अध्यक्ष होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं दो या उससे अधिक वार्ड है तो फिर उस वार्ड समिति की जो पहली बैठक होगी उसके अंदर अध्यक्ष का जो है वो चयन किया जाएगा। किनके बीच से, उन वार्ड के जो भी सदस्य हैं उनके बीच में से ही किसी एक को जो है वो अध्यक्ष चुना जाएगा। ठीक है, अगर दो वार्ड हैं या फिर अधिक वार्ड हैं दो से, तो ऐसी स्थिति में नगर पालिका की जो पहली बैठक नगर पालिका की क्या, वार्ड समिति की जो पहली बैठक होगी उसके अंदर जो है वो इन वार्डों के सदस्यों में से ही किसी एक सदस्य को इस वार्ड समिति का अध्यक्ष जो है वो चुना जाएगा। बहुत सिंपल सा प्रोविजन है। ठीक है, तो अध्यक्ष कौन होगा वार्ड समिति का, तो अगर एक वार्ड है तो वार्ड का जो सदस्य है वही उस वार्ड समिति का अध्यक्ष होगा। लेकिन दो वार्ड है या उससे ज्यादा है तो फिर उसकी जो पहली बैठक होगी उसके अंदर इन वार्ड सदस्यों में से किसी एक को जो है वो अध्यक्ष चुना जाएगा। अब अगर अपने बात करें कि इसकी अवधि कितनी होगी वार्ड समिति की, और कोरम यानी कि गणपूर्ति का क्या इसमें प्रावधान है बैठक के लिए, तो इसमें पहला अवधि को लेकर अगर अपने बात करें तो वार्ड समिति की कार्य अवधि जो है वो नगर पालिका की अवधि के सह विस्तारी ही होगी। जितने समय तक नगर पालिका अस्तित्व में है उतने समय तक वार्ड समिति भी अस्तित्व में रहेगी। तो अवधि की अगर अपने बात करें तो नगर पालिका की सह विस्तारी, नगर पालिका की सह विस्तारी, इसका मीनिंग ये है कि जब जितने समय तक नगर पालिका अस्तित्व में है उतने समय तक ही वार्ड समिति अस्तित्व में रहेगी। ठीक है, ये तो हुई अवधि के लेकर बात। अब अगर अपने बात करें इसकी कोरम की, कि जो इसकी जो बैठक होगी, ठीक है ना, जो इसकी बैठक होगी उस बैठक के अंदर कितनी सदस्य संख्या अनिवार्य है। ठीक है, क्या गणपूर्ति होनी चाहिए, तो वो आपकी है अध्यक्ष सहित 3 सदस्य। तो इसमें 3 सदस्यों की आप मान सकते हो, 3 सदस्य जिसमें कि एक अध्यक्ष होगा और 2 उसमें सदस्य हो सकते हैं। न्यूनतम इतनी कोरम तो होनी ही चाहिए, इतनी कोरम तो अनिवार्य है किसी बैठक को करने के लिए। ठीक है, मिनिमम। तो ये आपका पूरा का पूरा धारा 54 है जिसमें वार्ड समिति को लेकर सारे प्रोविजंस बताए गए। ठीक है, अगर अपने बात करें एक एक करके इन सारे प्रोविजंस की, तो जो धारा 54 है उसके अंदर वार्ड समिति के गठन को लेकर प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत बताया गया है कि एक वार्ड समिति के अंदर एक वार्ड या उससे अधिक वार्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा उसमें बताया गया है कि एक वार्ड समिति का जो गठन है वो जनसंख्या के आधार पर होगा और 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं के अंदर ही वार्ड समिति का गठन किया जाएगा। कौन कौन इसमें शामिल होंगे वार्ड समिति में, तो एक नगर पालिका का जो सदस्य है, जो भी उसकी प्रतिनिधि नगर पालिका है उन वार्डों की या वार्ड की, तो उसका जो नगर पालिका सदस्य होगा वो इसमें शामिल होगा वार्ड समिति में। दूसरा, जो आप नगर पालिका है वो किन्हीं अधिकतम 5 सदस्यों को इसमें नॉमिनेट कर सकती है जिनकी आयु मिनिमम 25 साल होनी चाहिए और उनको नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान होना चाहिए। और इसमें कोई अगर अयोग्य व्यक्ति है, डिस्क्वालिफाइड व्यक्ति है, तो उसको नॉमिनेट नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष की बात करें वार्ड समिति के, तो जो भी वार्ड, अगर एक वार्ड है वार्ड समिति के अंदर तो उस वार्ड का जो सदस्य होगा वही उसका अध्यक्ष होगा। लेकिन अगर 2 वार्ड है या उससे अधिक वार्ड है तो फिर वार्ड समिति की जो पहली मीटिंग होगी
उसके अंदर इन सदस्यों में से किसी एक को जो है वो अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। अगर वार्ड समिति की अवधि की बात करें तो अवधि नगरपालिका की सह विस्तारी होगी, यानी जब तक नगरपालिका अस्तित्व में रहेगी उतने समय तक ही वार्ड समिति भी अस्तित्व में रहेगी। कोरम या फिर गणपूर्ति की अगर अपने बात करें तो इसमें 3 सदस्यों की कोरम अनिवार्य है, 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य, ठीक है, मिनिमम। ये पूरी की पूरी आपकी धारा 54 है। ओरिजिनल एक्ट अगर आप देखना चाहो तो वो देख सकते हो। वार्ड समिति का गठन, जिसके तहत उपधारा 1 में कहा गया है कि इतनी जनसंख्या के अंदर जो है वो वार्ड समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें एक या अधिक वार्ड हो सकते हैं। फिर इसमें जो उपधारा 2 है उसके अंदर बताई गई है इसकी संरचना को। फिर जो इसकी उपधारा 3 है उसमें यह बताया गया है इसके अध्यक्ष को, कि अगर एक वार्ड है तो। लेकिन अगर मान लो एक से अधिक वार्ड है तो ऐसी स्थिति में फिर अध्यक्ष कौन होगा, तो 3 और 4 में अध्यक्ष से रिलेटेड प्रोविजन है। ठीक है, इसके बाद जो आपके इसमें उपधारा 7 आती है उसमें ये कहा गया है कि वार्ड समिति की अवधि नगरपालिका की क्या होगी, सह विस्तारी होगी। 8 के अंदर ये कहा गया है कि वार्ड समिति के जो कृत्य हैं वो आपके ये अपने आगे पढ़ेंगे, ठीक है। वार्ड समिति के क्या कृत्य हैं वो अपने आगे एक धारा के अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा इसकी कोरम या गणपूर्ति को लेकर प्रोविजन किया गया है उपधारा 9 के अंदर, ठीक है। तो ये आपको सारी की सारी उपधाराएं हैं जिनका कंटेंट जो है यहां पर रिवाइज करवाया गया है। ठीक है, ये आपकी होगी धारा 54। अब अपने आगे चलते हैं और धारा 55 की तरफ बढ़ते हैं। तो धारा 54 में अपने वार्ड समिति पढ़ी, धारा 55 के अंदर अब अपने अन्य समितियों को पढ़ना है। वार्ड समिति के अलावा और भी समितियां होती है, ठीक है। तो धारा 55 के अंदर दी हुई है समितियां नगरपालिका की। धारा जो 55 है इसमें समितियां दी हुई है। जो धारा 55 में समितियां दी गई है इसमें 2 प्रकार की समितियां बताई गई है। एक तो आपकी आती है कार्यपालक समितियां, एग्जीक्यूटिव कार्यपालक समिति, एक तो आती है आपके कार्यपालक समिति, और दूसरी इसके अंदर जो आती है वो आपकी आती है अन्य समितियां, ठीक है। एक तो आपकी आती है कार्यपालक समिति और दूसरी इसमें आती है अन्य समिति। अन्य समितियां जो धारा 55 है, धारा 54 में तो वार्ड समिति है पूरी में, धारा 55 के अंदर समितियां बताई गई है जिसमें एक आपकी आती है कार्यपालक समिति और एक आती है इसमें अन्य समिति। तो धारा 54-55 के अंदर समितियां ही समितियां हैं सारी। अब अगर अपने बात करें कार्यपालक समिति की, सबसे पहले तो यहां पर तो कार्यपालक समिति को समझते हैं कि प्रत्येक नगरपालिका के अंदर एक क्या होगी, कार्यपालक समिति होगी, जिसमें कौन कौन शामिल होंगे। तो इसको आप ध्यान से समझो। सबसे पहले तो अपने बात करते हैं कार्यपालक समिति की। कार्यपालक या एग्जीक्यूटिव कमेटी, ठीक है, कार्यपालक समिति। अब इस कार्यपालक समिति में कौन कौन शामिल होंगे वो अपने को देखना। अब इस समिति के अंदर सबसे पहले तो एक तो जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं नगरपालिका के वो शामिल होंगे। तो पहला इसके अंदर शामिल होगा जो भी नगरपालिका का अध्यक्ष है और जो उपाध्यक्ष है वो इस समिति के अंदर शामिल होंगे कार्यपालक में। दूसरा इसमें कौन शामिल होगा, दूसरा इसमें जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, विपक्ष का नेता, वो शामिल होगा। तो दूसरा इसमें आ जाएगा विपक्ष का नेता।
एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष, एक इसमें हो गए विपक्ष के नेता। अब दोनों ही पार्टियां आ चुकी है। फिर इसके अंदर जो है नगर निगम और जो नगर परिषद है उसके अंदर से कुछ सदस्य जो है वो निर्वाचित होंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना आप, मैं आपको इसमें समझाता हूं। तीसरा जो प्रोविजन है उसको अच्छे से समझना। नगर पालिका द्वारा निर्वाचित सदस्य, नगर पालिका द्वारा निर्वाचित सदस्य। अब ये जो नगर पालिका के द्वारा निर्वाचित सदस्य हैं इनके दो टाइप हैं। एक तो है आपके नगर निगम या नगर परिषद के अंदर, दूसरा इसमें आते हैं नगर पालिक बोर्ड के अंदर। एक तो नगर निगम या फिर नगर परिषद के अंदर और दूसरा इसमें नगर पालिक बोर्ड के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अगर अपने बात करें तो कितने सदस्य जो हैं वो नगर निगम और नगर परिषद से निर्वाचित होंगे और कितने नगर पालिक बोर्ड से होंगे। तो जो नगर निगम है वहां से टोटल 7 सदस्य लिए जाएंगे। ठीक है, अगर अपने बात करें नगर निगम या नगर परिषद की तो यहां से 7 सदस्य, कितने होंगे? 7 सदस्य। अब ये जो 7 सदस्य हैं इन 7 सदस्यों में से 2 महिलाएं होगी। कितनी होगी? 2 इनमें महिला सदस्य होंगी। 2 क्या होंगी? महिला। 7 में से 2 जो सदस्य होंगी वो क्या होंगी? महिला होगी, नगर निगम या नगर परिषद के अंदर। फिर जो नगर पालिक बोर्ड है इसके अंदर मैक्सिमम 5 सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं। बोर्ड द्वारा निर्वाचित जो है 5 सदस्य इसमें हो सकते हैं। यहां पर होंगे 5 सदस्य। किसके अंदर? कार्यपालक समिति के अंदर। कार्यपालक समिति के अंदर जो नगर पालिका के निर्वाचित सदस्य हैं वो शामिल होंगे, जिसके तहत नगर निगम या नगर परिषद की अगर अपने बात करें तो उसके अंदर 7 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 2 महिला सदस्य शामिल होंगे अनिवार्य रूप से। लेकिन अगर नगर पालिक बोर्ड है तो ऐसी स्थिति में अधिकतम जो है वो 5 सदस्य ही होंगे। ठीक है, तो ये 2 चीज तो ये आपको क्लियर हुई। फिर इसके अलावा इसमें जो धारा 55 है, अभी अपने धारा 55 उसकी उपधारा 3 के तहत गठित जो अन्य समितियां जो अपने आगे पढ़ेंगे उन अन्य समितियों के अध्यक्ष भी इस कार्यपालक समिति में शामिल होंगे। तो इसमें आप लिख सकते हो, ये प्रश्न सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा कि कार्यपालक समिति में कौन शामिल नहीं होता है। चौथा इसमें आपके आ जाएगा जो आपके अन्य समितियां हैं, अन्य समितियां जो कि धारा 55(3) के तहत गठित है। जो अन्य समितियां हैं धारा 55(3) में, उन अन्य समितियों के जो अध्यक्ष होंगे वो इस कार्यपालक समिति में शामिल होंगे। तो इस प्रकार से ये आपकी जो कार्यपालक समिति है उसकी स्ट्रक्चर है। आपको मैंने सिंपल चीज समझाई कि जो धारा 55 है उसके अंदर समितियों से रिलेटेड प्रोविजन है, जिसके अंदर 2 प्रकार की समितियां बताई गई है। एक होती है कार्यपालक समिति जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, दूसरी इसमें अन्य समितियां बताई गई है जो कि धारा 55(3) के अंदर बताई गई है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर अपने बात करें तो ये जो कार्यपालक समिति होती है इसमें कौन कौन जो है वो आपके शामिल होता है। तो इसमें एक तो होता है जो भी नगर पालिका है उसका अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष। दूसरा इसमें शामिल होता है विपक्ष का नेता। अब दोनों पार्टीज आ गई। अब तीसरा इसमें कौन शामिल होगा? जो नगर पालिका है उसके द्वारा निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होंगे, जिसमें नगर निगम या नगर परिषद से 7 सदस्य, जिसमें से 2 महिलाएं अनिवार्य है, और नगर पालिका बोर्ड में से 5 सदस्य। फिर इसमें अगले जो सदस्य शामिल होंगे वो होंगे अन्य समितियां जो धारा 55(3) में बताई गई है, उनके जो अध्यक्ष हैं वो इसके अंदर जो है वो शामिल होंगे। ठीक है, ये हुई कार्यपालक समितियां।
अब अगर अपने एक चीज और इसमें देखें कि ये जो कार्यपालक समितियां हैं उनके पदेन सचिव कौन होंगे, एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी कौन होंगे, तो जो आपके मुख्य नगरपालिका अधिकारी सीएमओ है वो इनका पदेन सचिव होगा। जो आपके कार्यपालक समितियां जो सबसे मेन है कार्यपालक समिति, उसका जो पदेन सचिव है वो कौन होगा, पदेन सचिव कौन होगा, वो होगा आपके मुख्य नगरपालिका अधिकारी सीएमओ। ठीक है, जो सीएमओ है वो आपके क्या होगा, पदेन सचिव होगा। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन प्रश्न पूछा गया है कार्यपालक समिति के सदस्यों से रिलेटेड कि इसमें कौन कौन शामिल होता है। ये तो बात हुई कार्यपालक समिति की। अब अगर अपने बात करें इसमें अन्य समितियां भी दी हुई है। अब अन्य समितियों की बात करें तो ये आप इनके अंदर अगर अपने स्ट्रेंथ की बात करें तो टोटल इनमें मैक्सिमम 10 सदस्य हो सकते हैं। अब अपने बात करते हैं अन्य समितियों की। ठीक है, अन्य समितियां, अन्य समितियां। अब ये जो अन्य समितियां हैं इन पर एक ही बात, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर सबकी सेम ही रहेगी इन सब की। अगर अपने संरचना की बात करें तो इनमें अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं बस। ठीक है, मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं, मैक्सिमम इनमें 10 सदस्य जो हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी है ये समितियां, तो एक आपकी आ जाएगी वित्त समिति, फाइनेंस कमेटी। दूसरी इसमें आ जाएगी स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति, यानी हेल्थ और सैनिटेशन कमेटी। तीसरी आ जाएगी भवन अनुज्ञा और संक्रम समिति, यानी कि बिल्डिंग परमिशन और वर्क्स कमेटी। ठीक है, बिल्डिंग के लिए परमिशन वगैरह चाहिए उसके लिए कमेटी बनी हुई है। ठीक है, तो बिल्डिंग परमिशन एंड वर्क्स कमेटी। फिर आपकी गंदी बस्ती सुधार समिति, स्लम इंप्रूवमेंट कमेटी। इसके अलावा नियम और उप विधियों से रिलेटेड समिति बनी हुई है, रूल्स एंड बाईलॉज कमेटी बनी हुई है। अपराधों का शमन और समझौता समिति, यानी कंपाउंडिंग एंड कॉम्प्रोमाइज कमेटी। तो ये आपकी अन्य समितियां दी हुई है। ठीक है, अगर अपने इनको लिखें कौन कौन सी अन्य समितियां हैं तो आप इसको लिख सकते हो। पहली इसमें बताई गई है वित्त समिति, फाइनेंस कमेटी। ठीक है, पहली कौन सी है, वित्त समिति। दूसरी इसमें आती है स्वास्थ्य और स्वच्छता, स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति, स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति, हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी, स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति। तीसरी इसमें आती है भवन अनुज्ञा, यानी कि बिल्डिंग परमिशन, भवन अनुज्ञा और संक्रम समिति, वर्क्स कमेटी, है ना, भवन अनुज्ञा और संक्रम समिति। चौथी इसके अंदर आपके आती है गंदी बस्ती सुधार समिति, गंदी बस्ती सुधार समिति। गंदी बस्ती सुधार समिति। पांचवी इसके अंदर आपके आती है नियम और उपविधियां समिति। पांचवी कौन सी है, नियम और उपविधियां समिति, रूल्स एंड सब लॉज उपविधि समिति। रूल्स एंड सब लॉज। छठी इसमें जो आती है वो आती है अपराधों का शमन और समझौता समिति। तो इतनी जो कमेटीज है वो अन्य में आती है। अपराधों का और भी है, अपराधों का शमन व समझौता समिति। ठीक है, तो ये आपके हैं अन्य समितियां। अब अगर अपने बात करें कि ये जो अन्य समितियां हैं, अगर अपने अनिवार्य प्रावधानों की बात करें इसमें, तो अन्य अनिवार्य आवश्यकताएं क्या क्या है, तो नगर पालिका के गठन के
90 दिनों के भीतर भीतर इन समितियों का गठन अनिवार्य है। कार्यपालक समिति और जो अन्य समितियां हैं नगर पालिका के गठन से 90 दिनों के भीतर भीतर इनका गठन करना जरूरी है। अगर नगर पालिका ऐसा नहीं कर पाती है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट कर देगी। एक अनिवार्य प्रावधान आपको यहां पता होना चाहिए, अनिवार्य प्रावधान। अनिवार्य प्रावधान ये है कि जो आपकी नगर पालिका है, नगर पालिका वो समितियों का गठन करेगी, ठीक है ना, जो धारा 55 में बताएगी वो समितियों का क्या करेगी, गठन करेगी। कितने दिनों के अंदर अंदर करेगी, नगर पालिका के गठन से 90 दिनों के अंदर। नगर पालिका के गठन से 90 दिनों के भीतर जो है नगर पालिका इन समितियों का गठन करेगी। अगर नगर पालिका ऐसा नहीं कर पाती है, ऐसा करने में फेल रहती है, तो फिर राज्य सरकार इन समितियों का गठन करेगी। ठीक है, ये प्रोविजन ध्यान रखना। ये आपकी धारा 55 एक बार यहां से देख लेते हैं। ठीक है, देखो धारा 55 उपधारा 1, प्रत्येक नगर पालिका के अंदर एक कार्यवाहक समिति होगी जो निम्नलिखित से गठित होगी। एक नगर पालिका का अध्यक्ष होगा, एक उसमें नगर पालिका का उपाध्यक्ष होगा, एक उसमें विपक्ष का नेता होगा। ठीक है, एक उसमें नगर निगम या नगर परिषद के मामले में नगर निगम या यथास्थिति नगर परिषद द्वारा निर्वाचित महिला सदस्यों में से 2 सदस्यों सहित 7 उसमें सदस्य होंगे। नगर पालिका बोर्ड के मामले में जो है ये संख्या 5 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, फिर इसके अलावा जो उपधारा 3 है उसके अधीन गठित जो समितियां हैं उनके अध्यक्ष होंगे। दूसरी जो उपधारा है वो ये कहती है कि इसका जो पदेन सचिव है वो सीएमओ होगा कार्यपालक समिति का। अब तीसरी जो उपधारा है उसके अंदर कार्यपालक समिति के अतिरिक्त जो अन्य समितियां बताई गई हैं उनकी स्ट्रक्चर पहले ही बता दी कि 10 से अधिक उनमें सदस्य नहीं होंगे। कौन कौन सी समितियां हैं, वित्त समिति है, स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति है, भवन अनुज्ञा और संक्रम समिति है, गंदी बस्ती सुधार समिति है, नियम और उपविधियां समिति है, अपराधों का शमन और समझौता समिति है, या फिर नगर पालिका के कृत्यों को दृष्टिगत रखते हुए वह नगर निगम के मामले में 8 से अनधिक, नगर परिषद के मामले में 6 से अनधिक जो प्रोविजन अब चेंज हो चुके हैं, और नगर पालिका बोर्ड के मामले में 4 से अनधिक ऐसी अन्य समितियां भी गठित कर सकती है जो वह आवश्यक समझे। परंतु राज्य सरकार नगर पालिका के कृत्यों को दृष्टिगत रखते हुए इस खंड में निर्मित समितियों की अधिकतम सीमा में वृद्धि कर सकती है। ठीक है, अब इसका मैं आपको समझाता हूं कि ये अपने पढ़ा नहीं है, इसको ऐड करेंगे अभी। नगर पालिका की जो इसीलिए क्लासेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम सारी चीज नोट्स में दे देंगे ना तो आप क्लास ही नहीं लगाओगे, प्रॉब्लम है ये। कार्यपालक समिति और उपधारा जो 3 है उसके अंदर वर्णित समितियां ऐसी शक्तियों का प्रयोग, कर्तव्यों का पालन और कृत्यों का निर्वहन कर सकेगी जो विहित की जाए। ये एज सच इतना कोई खास प्रोविजन नहीं होते। ठीक है, आपने ऊपर भी देखा। फिर ये नगर पालिका गठन के 90 दिनों के भीतर इनका गठन किया जाना अनिवार्य है, नहीं तो राज्य सरकार गठन कर देगी। फिर इसमें एक स्पष्टीकरण भी दिया गया है कि शंकाओं के निराकरण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी नॉमिनेटेड जो सदस्य है वो इस धारा के अधीन गठित किसी समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। नॉमिनेटेड मेंबर्स भी इसमें नियुक्त किए जा सकते हैं। लेकिन सबसे मेन बात यह है कि ये जो अन्य समितियां हैं क्या इनकी संख्या फिक्स है? जो अन्य समितियां, ये अब एड ऑन कर लेना अपने सिंप्लीफाइड नोट्स में। जो अन्य समितियां हैं क्या इनकी संख्या फिक्स है, या फिर अगर फिक्स नहीं है तो इसको कौन चेंज कर सकता है इस संख्या को? तो नगर पालिका के जो कार्य हैं उनको ध्यान में रखते हुए इन समितियों का गठन किया जाता है। अगर इन कार्यों के अलावा भी कोई और काम है तो ऐसी स्थिति में अन्य समितियों का भी गठन किया जा सकता है, ये जो बताई गई है इनके अलावा भी। ठीक है, लेकिन राज्य सरकार जो है वो नगर पालिका के कृत्यों को ध्यान में रखते हुए इन समितियों की अधिकतम सीमा में क्या कर सकता है? वृद्धि कर सकता है। कौन करेगी? पहली बात तो वृद्धि राज्य सरकार। अन्य समितियां जो है इनके अंदर वृद्धि करने का अधिकार किसका है? इनको कौन बढ़ा सकता है अन्य समितियों को? तो इनको बढ़ा सकता है राज्य सरकार। कौन बढ़ा सकता है? राज्य सरकार। कितना बढ़ाया जा सकता है? तो अगर अपने बात करें इसके अंदर
कि कितना इसको बढ़ाया जा सकता है, तो इसमें है कि नगर पालिका के कार्यों को ध्यान में रखते हुए नगर निगम के मामले में मैक्सिमम 8 तक बढ़ा सकते हैं इनको। ठीक है, तो ये आप लिखते चलो, नगर निगम के मामले में, ओरिजिनल एक्ट में क्या लिखा हुआ है लिखते चलो, नगर निगम के मामले में 8 मैक्सिमम। ठीक है, फिर इसके बाद में नगर परिषद के मामले में मैक्सिमम 6, नगर परिषद के मामले में मैक्सिमम 6 लिख लेना, ये छोड़ मत देना, नगर परिषद के मामले में मैक्सिमम 6। ठीक है, और नगर पालिका बोर्ड के मामले में मैक्सिमम 4 ऐसी अन्य समितियां भी गठित की जा सकती है। नगर परिषद के बाद आता है नगर पालिक बोर्ड, तो नगर पालिक जो बोर्ड है इसके मामले में ऐसी मैक्सिमम 4 समितियों का गठन हो सकता है। ये मैक्सिमम के प्रोविजन है, या अधिकतम इतनी समितियों का गठन कर सकती है राज्य सरकार। सिंपल सा प्रोविजन ये है कि जो अन्य समितियां मैंने आपको ऊपर बताई थी वो 6 है टोटल। इसके अलावा भी राज्य सरकार अगर चाहे तो नगर पालिका के कार्यों को ध्यान में रखते हुए और समितियों का भी गठन कर सकती है, और उसकी संख्या भी डिसाइडेड है। नगर निगम के मामले में वो मैक्सिमम 8 का कर सकती है, नगर परिषद के मामले में वो मैक्सिमम 6 का कर सकती है, और नगर पालिका बोर्ड के मामले में वो 4 का कर सकती है। तो यह सारी सम संख्याएं हैं, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, ये आपकी पूरी की पूरी है धारा 55। तो अब तक अपने 5 धाराएं पढ़ ली है, उनको रिकॉल कर लेते हैं। धारा 51 जो थी, इसमें आपने नगर पालिका की बैठक से रिलेटेड प्रोविजन पढ़े थे। ठीक है, फिर जो अगली धारा 52 थी और धारा जो 53 थी, उनके अंदर आपने इसके कार्य संचालन से रिलेटेड प्रोविजन पढ़े थे। धारा 53 के अंदर आपने इसमें अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पढ़ा। ठीक है ना, धारा 53 के अंदर क्या पढ़ा आपने, अविश्वास प्रस्ताव। फिर जो धारा 54 थी उसके अंदर आपने पढ़ा वार्ड समिति को, वार्ड समिति से रिलेटेड बातें थी धारा 54 के अंदर। और जो धारा 55 थी उसके अंदर आपने अन्य जो समितियां हैं, सॉरी यहाँ पर अन्य समितियां नहीं, समितियां, जिसमें कार्यपालक समिति और अन्य समितियां शामिल है। ठीक है, तो इसमें आपने समितियां पढ़ी। और जो धारा 52 थी उसके अंदर अपने पढ़ा था हाँ विशेषाधिकारों को। ठीक है, उसमें पढ़ा था इनके जो सदस्य हैं उनके क्या पढ़े थे, विशेषाधिकार। ये 5 धाराएं अब तक अपने पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक बार अगर अपने वार्ड समिति को ही ओरिजिनल से देखें तो उसमें कोई प्रोविजन छूट ना जाए बस। हाँ, तो वार्ड समिति के अंदर कुछ एड ऑन कर लेना आप लोग। ये तो अपने पढ़ ही चुके हैं। इसके अलावा जो अध्यक्ष होगा वार्ड समिति का, वो आपके उत्तराधिकारी निर्वाचित होने तक पद धारण करेगा और पुनर्निर्वाचन के लिए वो पात्र रहेगा। ध्यान रखना, जो वार्ड समिति का अध्यक्ष है वो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा। एक तो ये प्रोविजन, अगर कोई अध्यक्ष सदस्य नहीं है, नहीं रहता है वार्ड समिति का, तो वो अपना पद रिक्त कर लेता है। ये तो बेसिक सी बात है। अध्यक्ष का पद उसकी अवधि की समाप्ति के पूर्व रिक्त होने की दशा में वार्ड समिति रिक्ति होने के पश्चात सुविधा अनुसार यथाशीघ्र नए अध्यक्ष का निर्वाचन करवाएगी। ये तो बेसिक प्रोविजन है जो आपको पता ही है कि अगर अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया तो फिर नए अध्यक्ष का निर्वाचन करवाया जाएगा। परंतु इस प्रकार निर्वाचित अध्यक्ष उस पद को केवल तब तक ही धारित करेगा जब तक वह व्यक्ति जिसके स्थान पर वो निर्वाचित हुआ है, यदि ऐसी रिक्ति नहीं हुई हो तो उस पद को धारण करता है। मतलब जब तक वो नहीं आ जाता तब तक ही वो उस पद पर रहेगा। तो सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये अपने धारा 54 के भी सारे प्रोविजंस देख लिए। धारा 55 में जो सिंप्लीफाइड नोट्स में एक चीज छूटी थी वो आप ऐड कर लेना कि राज्य सरकार उनमें कितनी वृद्धि कर सकती है। नगर निगम के मामले में 8 समितियां, नगर परिषद के मामले में 6, नगर पालिका बोर्ड के मामले में 4। ठीक है, ये थी अब तक धारा 55 तक की कहानी।
अब चलते हैं अपने आगे धारा 56 की तरफ, धारा 56 की तरफ। धारा 56 अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन मेंबर्स, गैर सदस्यों की नियुक्ति। हाँ, तो इसके अंदर अगर अपने बात करें धारा 56 की, तो धारा 55 तक तो अपने पढ़ चुके हैं। अब अपने पढ़ते हैं धारा 56 को। धारा जो 56 है इसके अंदर गैर सदस्यों की नियुक्ति से रिलेटेड प्रोविजन है। गैर सदस्यों की नियुक्ति, जो उसका सदस्य ही नहीं है, गैर सदस्यों की नियुक्ति। तो इसके अंदर कहा गया है कि जो आपके कार्यपालक समिति है और जो आपके अन्य समितियां हैं, इनके अंदर जो है वो कुछ गैर सदस्यों की नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, सदस्यों से भिन्न जो व्यक्ति होते हैं, जिनको अपने गैर सदस्य बोलते हैं, वो समितियों में कब तक कार्य करेंगे। इसका मतलब सिंपल है कि ये जो कार्यपालक समिति है और जो अन्य समितियां हैं, उनके अंदर सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों को भी नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि विशेष योग्यता रखने वाले ऐसे व्यक्ति को जो नगर पालिका के सदस्य नहीं है ना, जो नगर पालिका के सदस्य नहीं है, उनको कार्यपालक समिति को छोड़कर अन्य समितियों में नियुक्त किया जा सकता है। सबसे पहला तो प्रोविजन ये है कि ये गैर सदस्य हैं कौन। ये गैर सदस्य वो हैं जो नगर पालिका के सदस्य नहीं है। जो आपके नगर पालिका के सदस्य नहीं है, जो नगर पालिका के सदस्य नहीं है, उनको कहा गया है गैर सदस्य। ठीक है, और इन गैर सदस्यों की जो नियुक्ति है वो कार्यपालक समिति में नहीं की जा सकती। यानी कार्यपालक समिति में गैर सदस्य नियुक्त नहीं किए जा सकते। तो फिर ये गैर सदस्य नियुक्त कहां होंगे, जो आपकी अन्य समितियां हैं वहां। ठीक है, जो अन्य समितियां हैं उनके अंदर जो है ये नियुक्त किए जा सकते हैं। अन्य समितियों के अंदर ये जो गैर सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति की जा सकती है। पहला तो यही आता है, गैर सदस्य का मतलब क्या है। गैर सदस्य का मतलब है जो नगर पालिका का सदस्य नहीं है, वो गैर सदस्य है। ठीक है, और ये जो गैर सदस्य हैं, ये कार्यपालक समिति में नियुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव कमेटी है। तो ये फिर कहां नियुक्त किए जा सकते हैं, ये फिर आपके अन्य समितियों के अंदर नियुक्त किए जा सकते हैं। ठीक है, कितने, अब ये नियुक्त करने के लिए सबसे मेन चीज ये है कि इसके लिए जो कुल सदस्य हैं, उनके कम से कम आधे सदस्यों के द्वारा समर्थित संकल्प जो है वो आवश्यक है। रेजोल्यूशन सपोर्टेड बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द मेंबर्स। ठीक है, इसके लिए आपके आधे सदस्यों का संकल्प जो है वो अनिवार्य है। ठीक है, आधे सदस्यों का संकल्प अनिवार्य है इनकी नियुक्ति के लिए। अगर आपको किसी भी समिति के अंदर कोई गैर सदस्य नियुक्त करना है, तो उसके लिए उस समिति के जो कुल सदस्य हैं, उनके मिनिमम आधे जो सदस्य हैं, मान लो किसी कमेटी के अंदर, वैसे तो आपको पता ही है कि अधिकतम 10 ही हो सकते हैं, और मान लेते हैं अपने 10 ही सदस्य हैं किसी समिति के अंदर, तो ऐसी स्थिति में जो उसके आधे सदस्य हैं, अगर वो 5 सदस्य ये संकल्प पारित कर देते हैं, समर्थन उसको दे देते हैं संकल्प को, तभी ऐसे सदस्य जो गैर सदस्य हैं उसको नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आधे जो मिनिमम हाफ मेंबर्स हैं उनका सपोर्ट होना जरूरी है। फिर इसमें एक लिमिट भी रखी गई है। लिमिट क्या है कि जो गैर सदस्यों की संख्या है वो समिति के कुल सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। सिंपल सा है, मैं आपको सिंपल समझा देता हूं। जैसे मान लेते हैं कि पहली बात तो ये है कि ये जो गैर सदस्य हैं ये अपने नियुक्त कहां कर रहे हैं, अन्य समितियों के अंदर। अन्य समितियों में मान लेते हैं वित्त समिति की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, वित्त समिति। तो आप सबको पता है जितनी भी अन्य समितियां हैं उनकी अधिकतम संरचना हो सकती है मैक्सिमम 10 सदस्य। और मैं ये मान लेता हूं कि ऐसी कोई वित्त समिति है जिसके अंदर 10 ही सदस्य हैं। ठीक है, मैक्सिमम का पूरा ही आंकड़ा ले लिया कि 10 सदस्य हैं वित्त समिति के अंदर।
तो अगर अपने को इस वित्त समिति के अंदर पहली बात तो यह है कि कुछ गैर सदस्यों का गठन करना है, तो इन 10 में से 5 सदस्यों का तो समर्थन होना जरूरी है संकल्प को, 5 सदस्यों का, यानी कि आधे सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है। और दूसरा ये आता है कि कितने गैर सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं, तो उसका सिंपल सा है कि गैर सदस्यों की जो संख्या है वो समिति के जो कुल सदस्य हैं, जो कि कितने थे 10, उसके 1/3 से अधिक नहीं होगी। ठीक है, गैर सदस्यों की जो संख्या है, क्योंकि वित्त समिति के अंदर टोटल 10 सदस्य हैं, तो इसके गैर सदस्यों की जो संख्या होगी वो आपके मैक्सिमम कितनी हो सकती है, वो आपके मैक्सिमम हो सकती है 3। मैक्सिमम कितनी हो सकती है 3, क्योंकि ये 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। तो मैक्सिमम कितनी संख्या हो सकती है गैर सदस्यों की, 3 और सदस्य उसमें ऐड किए जा सकते हैं। ये प्रोविजन है धारा 56 के अंदर। अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, धारा 56 में गैर सदस्यों की नियुक्ति है कि सदस्यों के अलावा भी कुछ और सदस्य उसमें नियुक्त किए जा सकते हैं, लेकिन गैर सदस्यों का मतलब यह है कि वो नगर पालिका के सदस्य नहीं हो सकते। ठीक है, कार्यपालक समिति के अंदर गैर सदस्य नियुक्त नहीं किए जा सकते, अन्य जो समितियां उन्हीं में किए जा सकते हैं। कब किए जाएंगे, अगर उस समिति के हाफ मेंबर्स जो है इस संकल्प को समर्थन दे देते हैं तब नियुक्त किए जाएंगे, और उनकी जो संख्या है वो उस समिति के जो भी कुल संख्या है सदस्यों की उसके 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, यानी मिनिमम मैक्सिमम जो है वो 1/3 हो सकती है, जो मैंने आपको उदाहरण के थ्रू समझा दिया है। ये आपकी होगी धारा 56। ठीक है, ओरिजिनल एक्ट से देखना चाह रहे हो तो सदस्यों से भिन्न व्यक्ति समितियों में कब कार्य कर सकेंगे। ठीक है, तो ये आपको सिंपल यहां बताया गया है, कार्यपालक समिति को छोड़कर जो अन्य समितियां हैं उनके अंदर नियुक्त किए जा सकते हैं। और इसमें यह कहा गया है कि नियुक्त व्यक्तियों की जो संख्या है वो 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, ये धारा 56 है। अब अपने चलते हैं धारा 57 की तरफ, जो कि समिति के अध्यक्ष से रिलेटेड बात करती है। धारा 57, ये जो समितियां हैं इन समितियों के अध्यक्ष, धारा 57 जो है वो समिति का अध्यक्ष है ना, चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी। समिति का अध्यक्ष, आपने वार्ड समिति पढ़ी थी। ठीक है, कि वार्ड समिति का जो अध्यक्ष होता है वो डिपेंड करता है, अगर एक वार्ड है तो उस वार्ड का सदस्य उस वार्ड समिति का अध्यक्ष होगा, और अगर एक से अधिक वार्ड है तो ऐसी स्थिति में उसकी जो पहली बैठक होगी उसके अंदर उन सदस्यों में से किसी एक को जो है अध्यक्ष चुना जाएगा। लेकिन उसके बाद अगली धारा के अंदर आपने पढ़ा कि जो कार्यपालक समिति है एक तो वो होगी, एक कुछ अन्य समितियां होंगी, लेकिन अब तक आपने ये नहीं पढ़ा कि उनका अध्यक्ष कौन होगा, तो वो बताया गया है धारा 57 के अंदर। वार्ड समिति का अध्यक्ष नहीं पूछ रहा है, ये अन्य समितियां और जो कार्यपालक समितियां उनके अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। तो जो समिति का अध्यक्ष होगा, सबसे पहली बात तो अगर नगर पालिका का अध्यक्ष किसी समिति का सदस्य है तो वो उसका पदेन अध्यक्ष ही होगा, ध्यान रखना। अगर नगर पालिका का जो अध्यक्ष है, अगर नगर पालिका का अध्यक्ष किसी भी समिति का मान लो सदस्य है, अगर नगर पालिका का जो अध्यक्ष है वो मान लेते हैं किसी समिति का अगर सदस्य है, तो वो उस समिति का क्या होगा, फिर वो पदेन अध्यक्ष होगा। क्या होगा, पदेन अध्यक्ष होगा, सीधा सीधा वही अध्यक्ष मान लिया जाएगा। अगर नगर पालिका का अध्यक्ष किसी भी समिति का सदस्य है तो वो उसका पदेन अध्यक्ष होगा। अगर नगर पालिका का उपाध्यक्ष किसी समिति का सदस्य है तो वो भी उसका पदेन अध्यक्ष हो सकता है, वो भी उसका क्या हो सकता है, पदेन अध्यक्ष हो सकता है। सॉरी, हाँ ठीक है। अगर मान लो सदस्य, यदि अध्यक्ष उस समिति के अंदर सदस्य नहीं है और उपाध्यक्ष उस समिति का सदस्य है,
तो उस स्थिति में उपाध्यक्ष उसका क्या हो जाएगा, पदेन अध्यक्ष हो जाएगा। सिंपल प्रोविजन है कि अगर नगर पालिका का अध्यक्ष किसी भी समिति का सदस्य है तो पदेन रूप से वो उसका क्या होगा, अध्यक्ष होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि मान लेते हैं नगर पालिका का जो अध्यक्ष है वो उस समिति का सदस्य नहीं है, लेकिन उसके अंदर नगर पालिका का जो उपाध्यक्ष है वो शामिल है, वो उसका सदस्य है। तो ऐसी स्थिति में जो उपाध्यक्ष होगा वो उसका पदेन अध्यक्ष होगा। ठीक है। तीसरा इसमें आता है कि अन्य मामलों के अंदर नगर पालिका किसी सदस्य को अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है। अगर मान लेते हैं कि किसी समिति के अंदर ना तो अध्यक्ष सदस्य है ना ही उपाध्यक्ष सदस्य है, तो ऐसी स्थिति के अंदर नगर पालिका जो है वो किसी सदस्य को जो है वो इन समितियों का अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है, या फिर समिति अपने सदस्यों में से भी किसी को अध्यक्ष चुन सकती है। तो दो पावर है इसके पास, तो दो तो बता दी। तीसरा, अगर अपने मान लेते हैं कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों इस समिति में नहीं है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो उस समिति का अध्यक्ष होगा वो या तो नगर पालिका या फिर वो समिति जो है वो तो अपने सदस्यों में से ही, ठीक है, समिति जो है वो अपने सदस्यों में से ही किसी को अध्यक्ष चुन लेगी, और जो नगर पालिका है वो किसी सदस्य को उस, है ना, या नगर पालिका किसी सदस्य को चुन सकती है। नगर पालिका जो है वो किसी सदस्य को जो है अपने किसी सदस्य को अध्यक्ष चुन सकती है, या फिर समिति अपने सदस्यों में से किसी को अध्यक्ष चुन सकती है। तो ये प्रोविजन है अध्यक्ष को लेकर कि ये जो समितियां आपने बनाई हैं इन समितियों का अध्यक्ष कौन होगा। तो अगर नगर पालिका का अध्यक्ष उस समिति का सदस्य है तो वो उस समिति का पदेन अध्यक्ष होगा। अगर नगर पालिका का अध्यक्ष उस समिति का सदस्य नहीं है लेकिन उपाध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष उसका क्या होगा, पदेन अध्यक्ष होगा। लेकिन अगर ये दोनों ही उसके सदस्य नहीं है समिति के, तो ऐसी स्थिति में नगर पालिका किसी सदस्य को अध्यक्ष चुन सकती है, या फिर ये जो समिति है ये अपने सदस्यों में से किसी को सदस्य को अध्यक्ष चुन सकती है। ठीक है, ये है धारा 57। धारा 57 समिति का अध्यक्ष। नगर पालिका का अध्यक्ष यदि किसी समिति का सदस्य है तो उसका पदेन अध्यक्ष होगा। नगर पालिका का उपाध्यक्ष, ये मैंने बता दिया आपको। नगर पालिका किसी सदस्य को भी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकती है जिसका कोई पदेन अध्यक्ष नहीं है। ठीक है, फिर प्रत्येक समिति जिसका कोई पदेन अध्यक्ष या फिर नगर पालिका द्वारा नियुक्त अध्यक्ष है, प्रत्येक बैठक के अंदर जिसमें ऐसा अध्यक्ष उपस्थित न हो अपने सदस्यों में से भी किसी अध्यक्ष का नियुक्ति कर सकती है। ये चारों प्रोविजन बता चुका हूं मैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर ये जो प्रोविजन था इसका मतलब है कि नगर पालिका पहले तो चुन के देगी, अगर ये नहीं मिलता है तो फिर ये जो समिति है ये अपने सदस्यों में से ही किसी का चयन कर लेगी। इसके अलावा प्रत्येक समिति जिसका कोई पदेन अध्यक्ष या फिर नगर पालिका द्वारा नियुक्त अध्यक्ष नहीं है अपने सदस्यों में से समय समय पर अपना अध्यक्ष नियुक्त करेगी। ठीक है, ये बात भी आपको बताई जा चुकी है। हाँ, जो 4 और 5 है इनमें डिफरेंस ये है कि अगर 5 तो ये कहती है कि अगर अध्यक्ष है ही नहीं तो ऐसी स्थिति में फिर ये समिति अपने सदस्यों में से चुन सकती है। 4 ये कहता है कि मान लो नगर पालिका ने चुन के दे दिया उसको, ठीक है, या फिर इनमें से कोई एक है लेकिन वो मान लो किसी मीटिंग के अंदर उपस्थित ही नहीं हुआ, तो फिर ऐसी स्थिति में भी जो समिति है वो अपने सदस्यों में से अध्यक्ष को चुन सकती है। सिंपल सी बात। ये धारा 57 है। ठीक है, तो धारा 57 हुई। अब अपने आगे चलते हैं धारा 58 की तरफ। धारा 58। धारा जो 58 है इसमें आपको ऊपर उसमें बताया गया था, जो आपने पढ़ी थी वार्ड समिति, वहां पर यह बताई गई थी कि बैठकों के अंदर अपनाई जाने वाली जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर इन मीटिंग्स, ठीक है, जो बैठक आपने धारा 51 में बात की थी, उन बैठकों के अंदर क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाएगी। बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं, अपनाई
ठीक है। धारा 58 के अंदर बैठकों के अंदर अपनाई जाने वाली जो प्रक्रियाएं हैं उसका जिक्र किया गया है। 51 में तो बताया गया है कि बैठकें जो है वो किस प्रकार से होगी। अब अपने धारा 58 के अंदर चलते हैं, जहां पर बैठकों के अंदर अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं, प्रोसीजर इन मीटिंग्स का जिक्र किया गया। सबसे पहले तो जो समितियां हैं उनकी साधारण जो बैठकें हैं वो 2 महीने के भीतर एक बार होगी। ठीक है। धारा 51 के अंदर नगर पालिकाओं की बैठकों की बात है। यहां पर ये जो समितियां अपने बात कर रहे हैं, इन समितियों की बात हो रही है। इन समितियों की जो साधारण बैठकें हैं वो भी 2 महीने के भीतर एक बार होगी। सबसे पहला प्रोविजन यही है कि जो इन समितियों की साधारण बैठक है, जो इन समितियां हैं उनकी साधारण बैठक जो है वो 2 माह में एक बार। ठीक है। 2 माह में क्या होगा, एक बार जो है 2 माह के भीतर एक बार होगी। फिर दूसरा इसमें आता है कि अगर समिति का अध्यक्ष जब चाहे तब विशेष बैठक भी बुला सकता है, यानी कि इसके अंदर विशेष बैठक का भी प्रावधान है समिति के अंदर। ठीक है। नगर पालिका अध्यक्ष या फिर समिति के कम से कम 2 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर 2 दिनों के भीतर विशेष बैठक बुलानी होगी। तो विशेष बैठक का जो प्रोविजन है वो वही सेम नगर पालिका जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है बस। विशेष बैठक बुलाएगा कौन, तो विशेष बैठक उस समिति का अध्यक्ष बुलाएगा। ठीक है। कितने दिन के अंदर बुला लेगा, 2 दिन के अंदर। वहां 7 दिन था, यहां 2 दिन है, कंपेयर करके पढ़ना इसको। वहां 7 दिन था, वो नगर पालिका की बात हो रही है, यहां समितियों की बात हो रही है। समितियों के अंदर साधारण बैठक 2 माह में एक बार बुलानी है, वहां पर भी 2 माह में एक बार ही बुलानी थी, वहां 60 दिन लिखा हुआ था। यहां पर विशेष बैठक बुलाएगा अध्यक्ष, वहां पर भी अध्यक्ष ही बुलाएगा, लेकिन वहां वो 7 दिन के अंदर बुलाता था, यहां पर वो 2 दिन के अंदर अंदर बुलाएगा। ठीक है। 2 दिन के अंदर अंदर। वहां पर 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर अनिवार्य थे, यहां पर जो है आपके एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य मिनिमम। एक अध्यक्ष 2 सदस्य जो है इनके लिखित अनुरोध पर जो है समिति जो है वो आपके नगर पालिका अध्यक्ष या समिति के कम से कम 2 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर ऐसी विशेष बैठक बुलाई जाएगी। ठीक है। इनका क्या होगा, लिखित अनुरोध होगा। रिटर्न में अगर ये लिख के देते हैं अध्यक्ष और 2 सदस्य मिनिमम, तो ये विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। रिटर्न में इनको लिख के देना होगा। वहां पर 1/3 सदस्यों का समर्थित संकल्प जो है वो पेश होना जरूरी है। 2 दिन के भीतर बुलाई जाएगी। अब इसमें कोरम की अगर अपने बात करें, गणपूर्ति कितनी होगी इन समितियों की, तो समिति की बैठक के लिए जो है गणपूर्ति है 50%। ठीक है। आधे सदस्य। ठीक है। अगर समिति के सदस्यों अगर अपने समिति की जो बैठक है उसकी गणपूर्ति की बात करें तो वो है आपके 50%। 50% सदस्य जो है वो होंगे तभी आपके उसकी बैठक जो है वो हो पाएगी। तो बैठक के लिए गणपूर्ति कितनी है, 50%। ये आपकी है धारा 58, जिसके अंदर जो समितियां हैं उनकी बैठकें किस प्रकार से होगी उसको लेकर बताया गया है। धारा 51 में नगर पालिका की बैठकों की बात की गई है। धारा 58 में जो आपके समितियां हैं जिसमें कार्यपालक समिति और अन्य समितियां आती है उनकी बैठकें किस प्रकार से होगी, तो सिंपल सा है, साधारण बैठक होगी 2 माह में एक बार, वही सेम वहां पर भी था नगर पालिका में भी। विशेष बैठक जो है वो आपके अध्यक्ष बुलाएगा, वहां पर भी अध्यक्ष ही बुला रहा था। कितने दिन के अंदर बुलाएगा, 2 दिन के अंदर बुलाएगा, लेकिन वहां पर 7 दिन के अंदर था। अगर वहां पर अध्यक्ष फेल हो जाता था तो सीएमओ 10 दिन के अंदर बुलाता था। यहां पर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। फिर यहां पर उसके लिए कितना, वहां पर 1/3 सदस्यों का हस्ताक्षर अनिवार्य था, यहां पर एक अध्यक्ष और मिनिमम 2 सदस्यों का लिखित अनुरोध जो है वो आवश्यक है विशेष बैठक बुलाने के लिए। गणपूर्ति कितनी होगी बैठक की, 50%। कितनी होगी बैठक की गणपूर्ति, 50%। ये है आपकी धारा 58, जिसमें बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया बताई गई है। ठीक है। 2 माह के अंदर अंदर एक। ठीक है।
हाँ, ये इंपॉर्टेंट यहां पर मिस हुआ है कि अगर समिति का अध्यक्ष 15 दिन से अधिक की अवधि के लिए नगर पालिका से अनुपस्थित रहता है तो उसकी अनुपस्थिति में नगर पालिका का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो है उसकी बैठक बुला सकता है। ठीक है, नगर पालिका का जो अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष है वो उसकी बैठक बुला सकता है। यहां पर एक प्रोविजन आप ऐड कर लो अपने नोट्स में कि जो साधारण बैठक है वो 2 माह में एक बार बुलाई जा सकती है। ठीक है, लेकिन अगर मान लेते हैं समिति का जो अध्यक्ष है, अगर समिति का जो अध्यक्ष है, किसी भी समिति का जो अध्यक्ष है वो 15 दिन से अधिक की अवधि के लिए मान लेते हैं नगर पालिका से क्या है, एब्सेंट। समिति का जो अध्यक्ष है वही इन बैठक को बुलाएगा, लेकिन ये मान लेते हैं कि 15 दिन से क्या है, एब्सेंट है, 15 दिनों से क्या है, अनुपस्थित है। तो ऐसी स्थिति में जो नगर पालिका का अध्यक्ष है या जो नगर पालिका का उपाध्यक्ष है वो इसको बुला सकता है। वैसे किसी भी समिति की बैठक बुलाने का अधिकार किसका है, उस समिति के अध्यक्ष का, लेकिन अगर वो अध्यक्ष 15 दिन से ज्यादा एब्सेंट रह जाता है तो ऐसी स्थिति में नगर पालिका का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष भी उस बैठक को बुला सकता है। ठीक है, ये प्रोविजन है, सिंपल। तो ये ऐड कर लेना। इसके अलावा ये तो अपने बात कर ही ली, विशेष बैठक, और इसके अलावा इसकी गणपूर्ति की बात कर ली कि बैठक की गणपूर्ति कितनी होगी, 50%। ये आपकी धारा 58 होगी, जिसमें आपको एक प्रोविजन ये ऐड कर लेना है सिंप्लीफाइड नोट्स में कि अगर मान लेते हैं किसी समिति का जो अध्यक्ष होता है वही उसकी बैठक बुलाता है, वो 15 दिन से एब्सेंट है तो नगर पालिका अध्यक्ष या उपाध्यक्ष भी उस बैठक को बुला सकता है। ठीक है, ये हुई धारा 58। अब आते हैं धारा 59 के ऊपर कि समितियों का नगर पालिका के अनुदेशों के अधीनस्थ होना। ठीक है, सबऑर्डिनेशन ऑफ कमेटीज, धारा 59। धारा जो 59 है उसमें समितियों का नगर पालिका के अधीनस्थ होना। ठीक है, धारा जो 59 है इसमें बताया गया है कि समितियां जो है वो नगर पालिका के सबऑर्डिनेट काम करेगी, उसके अधीन काम करेगी। ठीक, प्रत्येक समिति जिसमें कि वार्ड समिति भी शामिल है, यानी कि यहां पर बात की गई है वार्ड समितियों की, कार्यपालक समिति की और अन्य समितियों की। ठीक है, तो ये जितनी भी समितियां हैं वो नगर पालिका के निर्देशों के अनुसार कार्य करेगी, पहला प्रोविजन तो ये। ठीक है, ये जितनी भी समितियां हैं ये नगर पालिका के निर्देशों के अनुसार कार्य करेगी। दूसरा, कोई भी समिति तब तक किसी वित्तीय व्यय को मंजूरी नहीं दे सकती है जब तक वह वार्षिक बजट या फिर जो आपके सप्लीमेंट्री बजट होता है उसमें पहले से स्वीकृत न हो। मान लेते हैं कि कोई वित्तीय व्यय हुआ है, ठीक है, कोई भी कमेटी है, कोई भी समिति है, वो किसी भी वित्तीय व्यय है, मान लो कोई वित्तीय व्यय करना है, कोई खर्चा करना है किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, मान लेते हैं कोई सड़क बनानी है, ठीक है, उस पर खर्चा करना है। तो अगर उस सड़क से रिलेटेड जो खर्चा है वो जो नगर पालिका का वार्षिक बजट आया था उस बजट में, या जो आपके सप्लीमेंट्री बजट आता है, अनुपूरक बजट जिसको बोलते हैं, उस बजट के अंदर अगर वो मेंशन नहीं है व्यय तो फिर वो उसको मंजूरी नहीं दे सकती, यानी पूरी तरह से उसके अधीन ही काम करेगी ये जितनी भी समितियां हैं ये सारी की सारी। ठीक है,
सिंपल सी बात है कि पहली बात तो यही है कि जितनी भी समितियां हैं ये वार्ड समिति सहित ये सारी नगर पालिका के निर्देशों के अनुसार ही काम करेगी, ठीक है। फिर आता है कि ये किसी भी वित्तीय व्यय को मंजूरी नहीं दे सकती अगर वो वित्तीय व्यय वार्षिक बजट या फिर सप्लीमेंट्री बजट में मेंशन नहीं है ना। कोई सड़क निर्माण का कार्य है, उससे रिलेटेड कोई खर्चा है, तो उसको ये समिति तब तक मंजूरी नहीं दे सकती जब तक वो पहले से ही वार्षिक बजट या सप्लीमेंट्री बजट में मेंशन ना हो। कोई भी समिति तब तक किसी भी वित्तीय व्यय को मंजूर नहीं कर सकती जब तक वो वार्षिक बजट या फिर सप्लीमेंट्री बजट में पहले से स्वीकृत ना हो। अगर पहले से स्वीकृत है तभी उसको मंजूरी दे सकती है बेसिकली। समितियों द्वारा जो पारित संकल्प है वो नियमों के अनुसार नगर पालिका द्वारा जो पुनरीक्षण है उसके अधीन होंगे, रिव्यू या फिर रिवीजन के अधीन होंगे, और उनके खिलाफ नगर पालिका में अपील भी की जा सकती है। अगर ये नगर पालिका के टोटली अधीन है ये समितियां, तो उन समितियों के द्वारा पारित जो संकल्प होंगे वो भी नगर पालिका के रिव्यू के अंदर आएंगे, ठीक है। उनको भी नगर पालिका रिव्यू कर सकती है। जो ये समितियां संकल्प पारित करती है उन संकल्पों को भी नगर पालिका क्या कर सकती है, रिव्यू कर सकती है। जैसे न्यायिक समीक्षा होती है वैसे ही यहाँ पर नगर पालिका जो है वो रिव्यू कर सकती है, पुनरीक्षण कर सकती है, और इनकी नगर पालिका में अपील भी की जा सकती है इन संकल्पों की जो समितियां पारित करती है, ठीक है। ये आपकी धारा 59 है। समितियों का नगर पालिकाओं के अनुदेशों के अधीन होना और नगर पालिकाओं की अध्यपेक्षाओं का उनके द्वारा अनुपालन किया जाना, जिसमें ये प्रोविजन पहले ही बता दिया मैंने आपको सारा। और 2 में कहा गया है कि धारा 54 और 55 के अधीन नियुक्त किसी समिति के द्वारा प्रत्येक संकल्प, यानी वार्ड समिति की भी बात कर रहा है, ऐसे नियमों के अनुसार नगर पालिका द्वारा बनाया जाए पुनरीक्षण के अधीन होगा। ये धारा 59 थी। तो धारा 59 आपने पढ़ी, समितियां जो है उनका नगर पालिकाओं के अधीन होना बेसिकली। 59(1) में लिखा गया है कि प्रत्येक समिति नगर पालिकाओं के निर्देशों के अनुसार कार्य करेगी और वो किसी भी वित्तीय व्यय को तब तक मंजूरी नहीं दे सकती है जब तक वो वार्षिक बजट या अनुपूरक जो बजट है उसमें पहले से स्वीकृत ना हो। फिर उपधारा 2 में ये कहा गया है कि इन समितियों के द्वारा पारित कोई भी संकल्प है वो नगर पालिका उसको रिव्यू कर सकती है और उनकी नगर पालिकाओं में अपील भी की जा सकती है, ठीक है। अब चलते हैं धारा 60 के ऊपर, धारा 60। फिर अपने इनको एक साथ रिवाइज करते हैं 55 से 60 तक। धारा जो 60 है इसके अंदर वार्ड समिति के कृत्य बताए गए हैं, ठीक है ना। इसमें क्या बताए गए हैं, वार्ड समिति के कृत्य, जो कि बहुत ही सिंपल कृत्य हैं। आप सबको पता ही है नगर पालिका की वार्ड समिति क्या काम करती है। एक तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से रिलेटेड काम करती है और दूसरा सैनिटेशन से रिलेटेड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सैनिटेशन। दूसरा आपके जो विकास योजनाएं हैं उनको तैयार करना और उनका क्रियान्वयन करना। तीसरा है जो सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है उनके लिए स्वैच्छिक श्रम या फिर डोनेशन जो है उसको इकट्ठा करना। इसके अलावा जो स्ट्रीट लाइट्स होती है, पार्क होते हैं, पार्क उनका रख रखाव करना या फिर जो कर या फीस है उनका कलेक्शन करना, टैक्स को कलेक्ट करना, ये सारे काम आपके किसके हैं, वार्ड समिति के, जो कि धारा 60 में दिए हुए हैं। एक बार अगर मैं और रिपीट करूं तो धारा 60 के अंदर वार्ड समितियों के कार्य दिए हुए हैं। अगर आप एक नजर मारोगे तो आपको इजिली आइडिया लग जाएगा क्या क्या कार्य हैं। ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन करना और स्वच्छता से रिलेटेड कार्य। दूसरा है जो आपकी डेवलपमेंट स्कीम्स होती है, विकास योजनाएं हैं, उनको तैयार करना और उनका क्रियान्वयन करना। तीसरा इसमें आता है सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए डोनेशन इकट्ठा करना। इसी प्रकार स्ट्रीट लाइट्स और पार्क जो होते हैं उनका रख रखाव करना और टैक्स कलेक्ट करना, ये कार्य है। अगर आप ओरिजिनल एक्ट देखोगे तो वार्ड समिति के सामान्य कृत्य धारा 60 में बताए गए हैं। ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन, स्वच्छता कार्यों का पर्यवेक्षण करना, विकास योजनाएं तैयार करना, ठीक है, वार्ड में लोगों के बीच में सामंजस्य और एकता को प्रोत्साहित करना, ऐसे करके बहुत सारे कार्य बता रखे हैं। मेन यही है। वार्ड सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए डोनेशन इकट्ठा करना, विकास स्कीमों का कार्यान्वयन करना, विकास और कल्याण स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए हिताधिकारियों की पहचान करना, कला और सांस्कृतिक गतिविधियां और खेलकूद गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, विकास कार्यों के अंदर स्वैच्छिक कार्यों में जनता की सहभागिता को सुनिश्चित करना,
बहुत सारे कार्य बताए गए हैं ना, टैक्स को कलेक्ट करना, पार्कों का रख रखाव करना, स्ट्रीट लाइट्स का रख रखाव करना, या फिर ऐसे कार्य जो नगर पालिका उनको असाइन करे। ये सारे कार्य नगर पालिका का की जो आपके वार्ड समिति है उसके हैं। सिंपल। तो ये हुई आपके धारा 60। तो अब तक अपने अगर बात करें धारा 55 से लेकर 60 तक की, तो मैं आपको यहाँ पर क्विक रिकॉल करवा देता हूं कि धारा 55 में आपने पढ़ा था जो समितियां थी, ये तो आप 55 तक तो पढ़ चुके थे, रिकॉल कर चुके थे। 56 की बात करें तो 56 के अंदर आपने पढ़ा था कि गैर सदस्य, है ना, 56 के अंदर क्या पढ़ा था आपने, गैर सदस्य, गैर सदस्यों की नियुक्ति। 56 में आपने पढ़ा था गैर सदस्यों की नियुक्ति, जिसके तहत आपने ये पढ़ा था कि ये जो गैर सदस्य होते हैं ये कार्यपालक समिति में नियुक्त नहीं किए जा सकते, ये अन्य समितियों में ही नियुक्त किए जा सकते हैं। और इनकी अगर संख्या की बात करें तो इनकी संख्या जो है वो समिति के जो कुल सदस्य हैं उनकी 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। फिर इनको नियुक्त करने के लिए भी आधे सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। ठीक है। 57 में आपने पढ़ा था कि कोई भी समिति है जो आपने अभी पढ़ी थी कार्यपालक समिति या फिर जो अन्य समिति पढ़ी थी उन समितियों का अध्यक्ष, 57 में पढ़ा था अध्यक्ष समिति का। तो उसमें कहा गया कि अगर अध्यक्ष मान लो नगर पालिका का अध्यक्ष उस समिति का सदस्य है तो वो उसका क्या होगा, पदेन अध्यक्ष होगा। अगर मान लो अध्यक्ष सदस्य नहीं और उपाध्यक्ष उस समिति का सदस्य है तो वो उसका पदेन अध्यक्ष होगा। अगर दोनों ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में या तो नगर पालिका नियुक्त करके दे देगी या फिर समिति अपने आप में से ही किसी को चुन लेगी। 58 में बैठकों के अंदर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें कि इन समितियों की जो बैठक है वो साधारण बैठक 2 माह के भीतर एक बार होगी, जिसके अंदर अगर कोई अध्यक्ष है वो 15 दिन से ज्यादा एब्सेंट रह जाता है तो ऐसी स्थिति में समितियां अपने में से भी किसी सदस्य को चुन सकती है। विशेष बैठक का भी प्रोविजन है, 2 दिन के भीतर अध्यक्ष बुलाएगा अगर अध्यक्ष और 2 सदस्य रिटर्न में लिख के दे देते हैं। कोरम इसमें बताई गई है 50%। 59 में बताया गया है नगर पालिका के अनुदेशों के अधीन रहेंगी समितियां, और धारा 60 में वार्ड समिति के कार्य बताए गए हैं। अब अपने को धारा 61 से 66 तक पढ़ना है जो कि बहुत ही कम कंटेंट है। मेन धारा 60 तक था। लैपटॉप 20% चार्ज है लेकिन अपने पढ़ देंगे इसको। ठीक है, बहुत आसान है आगे वाली जितनी भी धाराएं हैं। देखो धारा 61 के अंदर प्रत्यायोजन से रिलेटेड काम बताए गए हैं, डेलीगेशन से रिलेटेड काम बताए गए हैं। प्रत्यायोजन क्या होता है, जो अध्यक्ष होता है वो अपनी शक्तियां या फिर उसके जो कार्य होते हैं उनको उपाध्यक्ष को या फिर किसी सदस्य को क्या कर सकता है, प्रत्यायोजित कर सकता है, सौंप सकता है उसको। तो ये धारा 61 में बताया गया है कि डेलीगेशन ऑफ पावर्स, शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य जो कि प्रत्यायोजित किए जा सकते हैं। तो इसमें कहा गया है कि नगर पालिका की जो शक्तियां हैं और जो उसके कार्य हैं, है ना, वो नियमों के अधीन समितियों को प्रत्यायोजित किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रोविजन तो यही है कि जो आपके नगर पालिका के कार्य बताए गए हैं वो नगर पालिका के कार्य किसको प्रत्यायोजित कर सकते हैं आप, समितियों को। जो ये समितियां आपने पढ़ी है इस चैप्टर में, उन समितियों को प्रत्यायोजित किए जा सकते हैं। जो भी नगर पालिका के कार्य हैं वो इन समितियों को क्या किए जा सकते हैं, प्रत्यायोजित किए जा सकते हैं। पहला तो ये। दूसरा इसमें आता है कि यदि अध्यक्ष का पद रिक्त है और उपाध्यक्ष भी नहीं है तो फिर नई नियुक्ति तक नगर पालिका की जो बैठक है वो बुलाकर किसी भी सदस्य को शक्तियां प्रत्यायोजित की जा सकती है। मान लेते हैं अध्यक्ष जो पद है वो रिक्त है, तो ऐसी स्थिति में नगर पालिका की जो बैठक है वो बुलाई जाएगी और इसमें कोई जो सदस्य है उसको ये शक्तियां प्रत्यायोजित की जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि अगर नगर पालिका का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही नहीं है उस नगर पालिका में, तो ऐसी स्थिति में जो उस नगर पालिका का सदस्य होगा उसको इनकी जो अध्यक्ष पद की शक्तियां हैं वो जो है वो दी जाएगी। अध्यक्ष पद के जो कार्य हैं वो सौंपे जाएंगे, प्रत्यायोजित किए जाएंगे। और इसमें एक रिजर्वेशन रूल भी लगता है कि यदि जो रिक्त पद है यानी अध्यक्ष का जो रिक्त पद है वो SC, ST, OBC या महिला के लिए आरक्षित था तो ये शक्तियां जिस सदस्य को दी जाएगी
वो भी उसी वर्ग या फिर फीमेल होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। तो इसमें आरक्षण भी लागू है। तो ये धारा 61 है जिसमें प्रत्यायोजन या डेलीगेशन से रिलेटेड बात की गई है कि नगर पालिका के कार्य उसकी समितियों को प्रत्यायोजित किए जा सकते हैं और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य जो है वो नगर पालिका के सदस्यों को प्रत्यायोजित किए जा सकते हैं अगर वो उसमें अनुपस्थित हैं, वो उनके पद जो है वो रिक्त हैं। और इसमें आरक्षण रूल लगता है कि अगर SC ST OBC या महिला के लिए कोई सीट थी जो कि खाली हुई है तो जो सदस्य को जो कार्य सौंपे जाएंगे वो भी सेम ही होना चाहिए। ये हो गई आपकी धारा 61। अब चलते हैं धारा 62 की तरफ। ठीक है, ये तो हुई धारा 61। धारा 62 के अंदर कहा गया है कि जो कार्यवाहियां हैं सदस्यों की निर्भरता के कारण दूषित नहीं होगी। अगर सदस्यों का डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है तो उसके कारण जो है वो दूषित नहीं होगी। इसका मैं आपको सार समझा देता हूं। धारा 62 का क्या है कि जो कार्यवाहियां हैं, कार्यवाहियां वर्सेस डिस्क्वालिफिकेशन, निर्योग्यता, निर्योग्यता, इसका मतलब सिंपल है कि जैसे मान लेते हैं कि नगर पालिका की कोई कार्यवाही थी और उस कार्यवाही में कोई संकल्प जो है वो पारित किया गया। मान लेते हैं कोई रोड से रिलेटेड प्रोजेक्ट था, कोई रोड प्रोजेक्ट था, उससे रिलेटेड संकल्प जो है वो पारित कर दिया नगर पालिका। लेकिन बाद में ये जो नगर पालिका का जो सदस्य था, जो इसमें शामिल था, वो उस पर कोई निर्योग्यता आरोपित हो जाती है, वो डिस्क्वालीफाई मान लिया जाता है। ठीक है, निर्योग्य हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में फिर ये जो आपने प्रोजेक्ट संकल्प पारित किया था, क्या ये कैंसिल हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये कहा गया है धारा 62 के अंदर। तो धारा 62 में क्या कहा गया है कि यदि बैठक में भाग लेने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति या फिर निर्वाचन के अंदर कोई त्रुटि या फिर निर्हरता पाई जाती है, ठीक है, या तो उसकी नियुक्ति या फिर उसके इलेक्शन के अंदर कोई त्रुटि है या उसमें कोई डिस्क्वालिफिकेशन है, तो नगर पालिका या फिर समिति के द्वारा किया जाने वाला जो कार्य है या कार्यवाही है वो अवैध नहीं समझी जाएगी, वो इनवैलिड नहीं मानी जाएगी। किसी सदस्य को नोटिस तामील करने में अगर अनियमितता हो जाती है, ठीक है, अगर मान लेते हैं उसके ऊपर कोई डिस्क्वालिफिकेशन लगी है लेकिन अब तक उसको नोटिस जो है वो नहीं दिया गया है, किसी पर डिस्क्वालिफिकेशन लगी थी और नोटिस उसको टाइमली नहीं सौंपा गया है, तो अगर ये नोटिस में अनियमितता भी हो जाती है, अगर इस नोटिस के अंदर अनियमितता भी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में भी उसकी कार्यवाही जो है वो रद्द नहीं होगी। ठीक है, तो भी उसकी कार्यवाही पर विपरीत तो ऐसी स्थिति में भी संकल्प जो है वो अवैध नहीं होगा। बस एक कंडीशन है कि उसकी जो कार्रवाई उन्होंने की थी उस पर विपरीत असर ना पड़ा हो बस। तो ये आपके धारा 62 है जिसमें बताया गया है कि जो आपकी कार्यवाहियां हैं वो सदस्यों की निर्भरता के कारण दूषित नहीं होगी। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर किसी सदस्य की नियुक्ति या निर्वाचन के अंदर कोई त्रुटि हुई है या कोई निर्भरता पाई गई है तो नगर पालिका या समिति के द्वारा किया गया जो कार्य है या कार्यवाही है वो आपके इनवैलिड नहीं मानी जाएगी। ठीक है, और सदस्य जो है उसको अगर नोटिस तामील करने में कोई अनियमितता हुई है तो उस अनियमितता के कारण भी ये संकल्प अवैध नहीं होगा जब तक कार्रवाई पर विपरीत असर न पड़ा हो। धारा 63, जो धारा आपकी 63 है इसके अंदर बहुत ही बेसिक सा प्रोविजन है, वो ये है नगर पालिका निधि का दायी होना, यानी लाइबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपल फंड, नगर पालिका निधि का दायी होना, नगर पालिका निधि का दायी होना। नगर पालिका निधि का दायी होना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है मान लो या खर्चा है नगर पालिका, तो उसके लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य जो है वो व्यक्तिगत रूप से लाइबल नहीं होंगे। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है मान लो नगर पालिका का या कोई भी मान लो उसका खर्च है, तो उसके लिए ये जो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है या उसके जो सदस्य हैं वो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होंगे। वो सारा का सारा जो खर्च है वो कहां से मैनेज होगा?
वो मैनेज होगा नगर पालिका निधि से। ठीक है, उनको जेब से पैसा नहीं देना है, वो सारा कहां से आएगा, नगर पालिका निधि से, नगर पालिका जो म्युनिसिपल फंड बना हुआ है वहां से। लेकिन इसमें एक अपवाद है। अपवाद क्या है कि अगर कोई पदाधिकारी जो है, ठीक है, वो मिसकंडक्ट करता हुआ पाया जाता है, ठीक है, अवचार करता है वो मान लो, या फिर मान लो उसने अपने कार्यों के अंदर क्या कर दी है, उपेक्षा कर दी है, उसने घोर उपेक्षा की है, नेग्लेक्ट जिसको बोलते हैं। अगर वो ऐसे काम में पाया जाता है कि उसने मिसकंडक्ट किया है या उसने अपने कृत्यों में घोर उल्लंघन किया है कर्तव्यों का, तो फिर ऐसी स्थिति में वो व्यक्तिगत रूप से इसका क्या होगा, लाइबल होगा, व्यक्तिगत उसकी सैलरी से पैसे लिए जाएंगे। अगर ऐसी कोई स्थिति हो जाती है कि जिसने उसने मिसकंडक्ट कर दिया है या अपने कार्यों का जो है उल्लंघन किया है, और जिसके कारण धन या संपत्ति का क्या हुआ है, मिस एप्रोप्रिएशन हुआ है, दुर्विनियोग हुआ है या हानि हुई है बेसिकली नगर पालिका को, तो फिर नगर पालिका उस पर थोपेगी सीधा सीधा। तो धारा 63 सिंपल सी बात करती है। धारा 63 ये कहती है कि कोई भी मान लो कॉन्ट्रैक्ट है नगर पालिका का या कोई भी खर्चा है, तो उसके लिए उसका जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य है वो पर्सनली लाइबल नहीं होगा, व्यक्तिगत रूप से वो उत्तरदायी नहीं है। वो सारा का सारा खर्चा नगर पालिका निधि से वहन किया जाएगा। और इसमें सिंपल बात कहा गया है कि अगर मान लो कोई भी पदाधिकारी जो ऊपर अपने बात की, वो मिसकंडक्ट या नेग्लेक्ट के कारण, अगर उसके मिसकंडक्ट या नेग्लेक्शन के कारण नगर पालिका को धन या संपत्ति का हानि होता है, तो फिर व्यक्तिगत रूप से वो उत्तरदायी इसके माने जाएंगे। ठीक है, फिर धारा जो 64 है, इसमें कहा गया है संविदा में हित नहीं रखना। धारा 64 में ये कहा गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आप, ये तो भ्रष्टाचार से रिलेटेड प्रोविजन है, धारा 64 में ये कहा गया है कि कोई भी नगर पालिका पदाधिकारी या कोई कर्मचारी है, वो स्वयं के नियोजन के अतिरिक्त, स्वयं की जो सैलरी है, रोजगार है, उसके अलावा नगर पालिका के साथ किसी संविदा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हिस्सा या हित नहीं रखेगा। धारा 64 के अंदर साफ साफ कहा गया है कि जो संविदा है उसमें हित नहीं रखना, कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें हित नहीं रखना। सैलरी के अलावा बस। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि नगर पालिका का कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य है, तो वो नगर पालिका के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ना तो इनडायरेक्ट रूप से ना ही वो डायरेक्ट रूप से कोई हिस्सा या हित जो है, इंटरेस्ट जो है वो रख सकेगा। ठीक है, बस स्वयं के नियोजन के अतिरिक्त। नियोजन में वो भागीदार हो सकता है, लेकिन किसी अन्य काम के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना तो डायरेक्ट रूप से ना वो इनडायरेक्ट रूप से अपना कोई हिस्सा रख सकता है, ना ही वो हित रख सकता है। ठीक है, ये है धारा 64। फिर धारा 65 में कहा गया है, क्योंकि पता ही है कि वो हिस्सा रखेंगे ही रखेंगे, तो ऐसी स्थिति में धारा 65 में उस पर पेनल्टी का प्रोविजन किया गया। तो धारा जो 65 है इसमें कहा गया है शास्ति, पेनल्टी। धारा 65 में शास्ति या पेनल्टी को लेकर जो प्रोविजन है वो किया गया है। ठीक है, और वो क्या है प्रोविजन, तो वो प्रोविजन ये है कि यदि कोई सदस्य, अधिकारी या फिर कर्मचारी जानबूझकर ऐसी संविदा में हित अर्जित करता है, ऊपर जो बात हुई है, तो उस पर, और उसका दोष सिद्ध हो जाता है कि हाँ इसने ऐसा किया है, तो जो आपके दंड न्यायालय है वो उस पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है, और साथ में उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही भी हो सकती है। दो काम हो सकते हैं, एक तो 5,000 रुपए तक का उस पर जुर्माना लग सकता है, और एक उस पर होगी अनुशासनात्मक कार्यवाही। तो धारा 64 और धारा 65 एक दूसरे से पूरी तरह से लिंक है। धारा 64 में यह कहा गया है कि नगर पालिका का कोई पदाधिकारी या जो कर्मचारी है वो अपनी सैलरी के अलावा किसी भी नगर पालिका के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपना हिस्सा नहीं रख सकता। अगर वो ऐसा करता है और उसका दोष सिद्ध हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस पर लगाई जाएगी पेनल्टी 5,000 रुपए तक की, और साथ में होगी उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही। ठीक है, अब आते हैं इस चैप्टर की लास्ट धारा पे, जो की है धारा 66,
और धारा 66 में सिंपल सी एक बात कही गई है कि ये जो सदस्य हैं ये सब लोक सेवक समझे जाएंगे। नगर पालिका के सभी जो सदस्य हैं, अधिकारी जो हैं, जो कि सीएमओ वगैरह हैं, कर्मचारी हैं या कोई सेवक हैं, या फिर जो कर वसूलने वाले जो पट्टेदार हैं, वो आपके आईपीसी जो आपके आईपीसी है उसकी धारा 21 के तहत, उसकी धारा 21 के अंतर्गत क्या माने जाएंगे? लोक सेवक माने जाएंगे, पब्लिक सर्वेंट उनको माना जाएगा। ये कहा गया है धारा 66 के अंदर कि नगर पालिका के सभी सदस्य, एक उसके अधिकारी, एक उसके कर्मचारी, एक उसके सेवक, या फिर कोई टैक्स वसूलने वाले जो पट्टेदार हैं, वो भी आईपीसी की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। ये आपकी थी पूरी की पूरी चैप्टर 3 की बात। अगर अपने रिवाइज करें इसको धारा 61 से लेकर 66 तक, तो 61 में कहा गया है कि जो नगर पालिका के कार्य हैं वो उसकी समितियों को प्रत्यायोजित किए जा सकते हैं, और अगर अध्यक्ष पद रिक्त है और उपाध्यक्ष भी नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो सदस्य हैं उनको प्रत्यायोजन किया जा सकता है, और इसमें आरक्षण का नियम लागू होता है। धारा 62 में यह कहा गया है कि अगर किसी सदस्य पर निर्योग्यता आरोपित हो जाती है और वो किसी संकल्प के अंदर भाग ले रहा था, तो ऐसी स्थिति में वो संकल्प जो है वो अवैध नहीं माना जाएगा। अगर मान लो उसको नोटिस देने में भी अनियमितता हो जाती है तो भी वो संकल्प अवैध नहीं माना जाएगा, अगर उसका कार्रवाई पर विपरीत असर ना पड़े। फिर 63 के अंदर कहा गया है कि नगर पालिका जो निधि है वो दायी रहेगी। इसका मतलब है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या खर्चा है तो वो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य अपनी पॉकेट से नहीं देंगे, वो नगर पालिका निधि से वहन किया जाएगा। लेकिन अगर वो कोई मिसकंडक्ट करते हैं या कोई नेग्लेक्ट कर देते हैं जिससे कि धन या संपत्ति की हानि होती है नगर पालिका को, तब फिर उनकी सैलरी से वो पैसा लिया जाएगा। धारा 64 में यह कहा गया है कि उनको नगर पालिका, कोई भी नगर पालिका का पदाधिकारी या कर्मचारी है वो नगर पालिका के कॉन्ट्रैक्ट में अपना हिस्सा नहीं रखेगा। सिंपल, अगर वो रख लेता है तो धारा 65 में कहा गया उस पर लगेगी पेनल्टी 5,000 रुपए तक की, या फिर उस पर की जाएगी अनुशासनात्मक कार्रवाई। और धारा 66 में यह कहा गया है कि ये जो नगर पालिका के सभी सदस्य हैं, अधिकारी, कर्मचारी, सेवक या फिर कर वसूलने वाले जो पट्टेदार हैं, वो आईपीसी की धारा 21 के तहत क्या होंगे? पब्लिक सर्वेंट होंगे, लोक सेवक होंगे। ठीक है, ओरिजिनल एक्ट भी देख लेते हैं। ये धारा आपने 61 की बात की। फिर धारा 62 जिसमें कार्यवाहियों का जिक्र किया गया है। फिर धारा 63 जिसमें नगर पालिकाओं द्वारा खर्चों की बात की गई है। फिर धारा 64 पदाधिकारियों का किसी संविदा में हित नहीं रखना। फिर धारा 65 जिसमें नगर पालिका के साथ संविदा आदि में हित रखने वाले सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के लिए क्या पेनल्टी उस पर लग सकती है। और धारा 66 में कहा गया है कि वो आईपीसी की धारा 21 के तहत क्या समझे जाएंगे? लोक सेवक समझे जाएंगे। तो ये आपका कंप्लीट होता है चैप्टर 3। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं चैप्टर 4 के साथ एक ही वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।